मित्रों नमस्कार। गंगा कावेरी व्याख्यान माला के 55वें व्याख्यान में आप सभी सुधी जनों का हार्दिक स्वागत है। अलका सिन्हा जी जो बहुपरिचित नाम है, वो भी भागलपुर बिहार की हैं। रहती जरूर दिल्ली में है, लेकिन मूल निवासी आप भागलपुर की हैं। आज वो हमारी वक्ता हैं इस व्याख्यान की, 55वें व्याख्यान की। मैं उन्हें लाल बहादुर शास्त्री महाविद्यालय गोंडा, उत्तर प्रदेश, पॉम्पे कॉलेज एकड़ा मंगलुरु कर्नाटक और बेंगलुरु विश्वविद्यालय हिंदी अध्यापक संघ की ओर से उनका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोनों संस्थाओं के प्राचार्य और दोनों संस्थाओं के हिंदी विभागाध्यक्षों के प्रति प्रणाम निवेदित करते हुए मैं डॉक्टर एस ए मंजुनाथ जी को आमंत्रित करता हूं कि वो आज की मुख्य वक्ता अलका सिन्हा जी का परिचय देकर कार्यक्रम को गति प्रदान करें। डॉक्टर एस ए मंजुनाथ जी। धन्यवाद तिवारी जी, परिचय देने हेतु मुझे अवसर देने के लिए। मित्रों, आप सभी को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। अलका सिन्हा, इनका संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है। वातायन अंतर्राष्ट्रीय साहित्य सम्मान 2020 प्राप्त विदुषी साहित्यकार अलका सिन्हा की 7 पुस्तकें प्रकाशित हैं। पुरुष वेश्यावृत्ति पर केंद्रित जीमेल एक्सप्रेस इनका हाल ही में प्रकाशित बहुत चर्चित उपन्यास है। इनके कविता संग्रहों में काल की खोख से, मैं ही तो हूँ ये, तेरी रोशनाई होना चाहती हूँ, कहानी संग्रहों में सुरक्षित पंखों की उड़ान, मुझसे कैसा ने तथा नेशनल बुक ट्रस्ट की नवसाक्षर साहित्य माला के अंतर्गत प्रकाशित कहानी पुस्तक खाली कुर्सी शामिल है। इन्हें इनके उपन्यास जीमेल एक्सप्रेस पर सृजनालोक कृति सम्मान, कविता संग्रह मैं ही तो हूँ ये पर हिंदी अकादमी दिल्ली सरकार द्वारा साहित्यिक कृति सम्मान, कविता संग्रह तेरी रोशनाई होना चाहती हूँ पर परंपरा ऋतुराज सम्मान तथा कहानी धिनादिन पर कमलेश्वर स्तुति कथाबिंब सर्वश्रेष्ठ कथा पुरस्कार सहित साहित्य के कई अनेक पुरस्कार और सम्मान प्रदान किए जा चुके हैं। लेखिका डीडी नेशनल पर प्रसारित साहित्यिक कार्यक्रम पत्रिका की विशिष्ट श्रृंखलाओं की प्रस्तोता रही हैं। 13 वर्षों तक गणतंत्र दिवस परेड का आंखों देखा हाल सुनाने के साथ साथ इन्हें राष्ट्रीय महत्व के कार्यक्रमों की रेडियो और टीवी कमेंट्री करने का गौरव प्राप्त है। अलका जी ने लॉकडाउन के दिनों में फासलों के दरमियान नाम से ई कवि गोष्ठी का निर्माण कर प्रस्तुत किया, जो काफी लोकप्रिय रहे। आपके द्वारा निर्मित मूर्धन्य साहित्यकारों के जीवनवृत्त साहित्य में आपके विशिष्ट योगदान को रेखांकित करते हैं। तो मित्रों, आज के हमारे जो मुख्य वक्ता हैं अलका सिन्हा जी, जो हिंदी साहित्यकार हैं, मूल निवासी बिहार की हैं मगर अभी दिल्ली में जो रहती हैं, हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। मैं आप सभी की ओर से, हमारे जो प्रतिभागी बंधु हैं और उसके साथ साथ मेरे कॉलेज की ओर से और एसएलबीएस की ओर से और मेरे जो मंगलुरु विश्वविद्यालय हिंदी अध्यापक संघ की ओर से मैं इनका स्वागत करता हूँ। धन्यवाद तिवारी जी। जी धन्यवाद परिचय देने के लिए। और अब मैं आज के कार्यक्रम की मुख्य वक्ता अलका सिन्हा जी, जिनका विषय है महिला लेखन की चुनौतियां और मेरी रचना यात्रा, इस विषय पर वक्तव्य देने के लिए सादर आमंत्रित करता हूं। महोदय, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर जयशंकर जी और डॉक्टर एस ए मंजुलानाथ जी। आपने अभी एक परिचय भी मेरा रख दिया सबके बीच में, और डॉक्टर शैलेंद्र नाथ मिश्र जी का भी मैं आभार व्यक्त करना चाहती हूँ इस गंगा कावेरी व्याख्यान माला के इस 55वें श्रृंखला में जो आपने मुझे जोड़ा है, उसके लिए मैं पहले तो आप सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, क्योंकि रचना कर्म अपने आप में एक महत्वपूर्ण कदम होता है किसी के भी जीवन का।
और वो पूरी की पूरी यात्रा अगर हम बैठकर किसी के साथ साझा करते हैं तो अपनी जिंदगी के कई मौसम एक तरह से हम आपस में बांटते हैं। जब हम बात करते हैं उस रचना यात्रा की तो उसमें शुरुआती दौर से लेकर सभी बीहड़ जंगलों को और पर्वतों को और पत्थरों को पार करते हुए हम किस तरह से आगे पहुंचते हैं, वो समूची यात्रा उसमें समाई होती है। जब हम बात करते हैं एक महिला लेखक को लेकर के तो उसकी यात्रा दूसरे लेखकों से किस तरह भिन्न होती है या नहीं होती है, इस पर बात करना जरूरी हो जाता है। आज के समय में जब हम महिला लेखन को अलग तरह से रेखांकित करते हैं, जैसे कि मैं समझती हूँ दलित लेखक को, प्रवासी लेखन को, इस तरह से अलग अलग खांचे बनाए जाते हैं, उस जगह एक सवाल ये उठता है कि लेखक लेखक होता है, रचना रचना होती है। अगर उसके अंदर वो कंटेंट, वो सब्सटेंस नहीं है जो उसे रचना बनाती है, तो क्या फर्क पड़ता है कि वह किस खाने में रखी जाए, किस खांचे में रखी जाए, वह दलित वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है या महिला वर्ग का या फिर वो प्रवासी वर्ग का या किसी और तीसरी जमीन का, इससे फर्क नहीं पड़ता। सबसे पहली जरूरत, सबसे पहली शर्त जो होती है वो रचना का रचना होना होती है। और जब हम इसकी बात करते हैं तो वो क्या चीज होती है जो रचना को रचना बनाती है। मुझे, आप सभी लोग एकेडमिक उससे जुड़े हुए हैं, संस्थानों से जुड़े हुए हैं, तो जो शब्द की 3 शक्तियां होती हैं, अभिधा, लक्षणा, व्यंजना, हम बात करते हैं तो जरूर अभिधा में करते हैं, लेकिन जब वो लक्षणा और लक्षणा से व्यंजना में चली जाती है तो एक तरीके से वो रचना का स्वरूप गढ़ने लगती है। और हर कोई छोटेपन से ही इसमें कहीं ना कहीं संलग्न होता है, लेकिन जब वो उसको जिम्मेदारी के साथ उठाता है, वो कौन सा पल होता है, और जब वो उसे अपने ऊपर, अपने कंधों पर रखा हुआ महसूस करता है, तो वो कौन सा वक्त होता है जो कि आपको भीड़ से अलग खड़ा कर देता है, आपके ऊपर अलग तरह का दायित्व बोध जोड़ देता है, और आपको लगता है कि जो आप लिख रहे हैं, जो आप कह रहे हैं, जो आप सोच रहे हैं, आपका चिंतन, आपका लेखन, आपका जीवन एक पूरे समाज का, एक अलग तरह के समाज का प्रतिनिधित्व करता है। और इसलिए अब आपके लिए इस तरह की जिम्मेदारी हो जाती है कि आप एक बड़े फलक पर सोचें, एक बड़े फलक की बात करें, आपका दायरा सीमित ना हो, जो स्व से सर्व तक की यात्रा को लेकर चले, वह लेखन कर्म के साथ सीधे सीधे अपने आप को जोड़ लेता है। जब हम महिला लेखन की या महिला जीवन की बात करते हैं तो मुझे अपनी, मैं कुछ एक पंक्ति से बात शुरू करना चाहती हूँ कि जिंदगी को जिया मैंने इतना चौकस होकर, जिंदगी को जिया मैंने इतना चौकस होकर, जैसे कि नींद में भी रहती है सजग चढ़ती उम्र की कोई लड़की, कि कहीं उसके पैरों से चादर न उघड़ जाए। तो ऐसे समाज में हम जीते हैं, ऐसी दुनिया में हम बड़े होते हैं, हमारा जो ब्रॉटअप है, हमारी जो अपब्रिंगिंग है, वो एक ऐसे समाज में होती है जिसमें कि स्त्री होना पैदाइशी एक चुनौती है, और दूसरी चुनौती कि आप लेखन के साथ खुद को जोड़ लेते हैं, हाथ में कलम पकड़ लेते हैं। जहां देर तक खिड़की के सामने खड़े रहने पर सवाल उठते हैं, अंधेरा होने तक घर लौट आना ऐसी पाबंदियां लगी हुई होती हैं, आचार संहिता की गिरह सजा करके जो एक चूनर हम ओढ़ करके बड़े होते हैं धीरे धीरे, उस तरह पता नहीं मेरे जैसी कितनी ही स्त्रियां रही होंगी, कितनी ही महिलाएं होंगी जो कि जिस तरह से आप कलम में स्याही भरते ना, मैंने जिस समय कलम पकड़ी, वो समय था कि हम कलम में, ये बॉल पेन का जमाना नहीं था कि आपने एक बार पेन रख उसमें रिफिल भर ली और वो पूरे अंतिम बूंद तक आपका साथ निभाएगी। हम उसमें स्याही भरते थे, और हम में से, आप में से बहुत से ऐसे हमारे अग्रज भी यहाँ शामिल हैं, जुड़े हैं, जो जानते हैं कि जब हम उसमें स्याही भरते थे, रोशनाई भरते थे, तब हमारी लिखने की यात्रा शुरू होती थी। और स्याही चूक जाती थी लेकिन विचारों का ताना बाना नहीं चूकता था। उस उम्र में जबकि स्याही के साथ हमारे भावों के बीच एक दौड़ लगती थी, एक होड़ लगती थी कि कैसे हम चलें। सुनीता तिवारी मेरे साथ जुड़ी है, मैं बहुत ही उन्हें देखकर उत्साहित महसूस कर रही हूँ, क्योंकि जब नंदन के लिए मैं कहानियों का अनुवाद लिखा करती थी तो सुनीता जी मेरे साथ थी, और उनके साथ बड़े प्यारे अनुभव मैंने साझा किए हैं। तो इस बड़े मंच पर जबकि मेरे बहुत से परिचित अपरिचित मित्र यहाँ जुड़े हुए हैं, मैं उन सभी का नमन करते हुए अपनी उस रचना यात्रा से आप सभी को जोड़ना चाहती हूँ, जो कि सिर्फ मेरी नहीं बल्कि मेरे माध्यम से एक महिला का जो लेखक वर्ग है उसके साथ जुड़ती है, उसका प्रतिनिधित्व करती है।
तो उन पाबंदियों की बात मैं कर रही थी कि जब आप लिखते हैं और लिखने से पहले आपका परिवार ही एक सेंसर बोर्ड की तरह सामने आ जाता है। जो आप छपने देना चाहते हैं वो आपके समाज में जाने के अनुकूल है भी नहीं या नहीं, इसको तय करने के लिए एक जूरी बैठती है। हर घर में ऐसा नहीं होता, लेकिन मैं महिला लेखन के संदर्भ में जब बात करती हूँ तो उन घरों को नजरअंदाज नहीं कर सकती हूँ जहाँ की लड़कियां जब लिखती हैं, बड़ी बड़ी लेखिकाएं, चित्रा मुदगल जैसी कलम की धनी लेखिका, वो कहती है कि वो एक ऐसे सामंती परिवार से आती थी कि जब वो लिखती थी या उनको छुपाना पड़ता था इस तथ्य को छुपाना पड़ता था कि वो लिखती हैं, उनका सरोकार लिखने से जुड़ा हुआ है, इस बात को वो घर पर कह नहीं सकती थी। ऐसे हमारे बहुत से रचनाकार हुए, बल्कि हमारी वो जो बंग महिला जिन्होंने पहली कहानी के रूप में जो जानी जाती है, अपने नाम से नहीं लिखा, तो कई बार छद्म नाम, कई बार किसी की माँ के नाम से वो जानी जाने लगी। तो इस तरीके के जो पाबंदियां थी और इस तरह का जो एक माहौल रहा, उससे निकलते हुए या उनके साथ विरोध करते हुए, उनका प्रतिकार करते हुए, या फिर कहिए उन्हें स्वीकार करने के बावजूद उनका जवाब देते हुए महिलाओं ने कलम उठाई और वो कुछ लिखने की कोशिश की जो कि सोचने के लिए भी व्यक्ति को परमिशन लेनी पड़ती थी, एक अनुमति पत्र हस्ताक्षर कराना पड़ता था कि वो सोच सकती है। घर के कोने में जो एक रसोई का एक कोना होता था जहां आटे के साथ साथ बहुत कुछ गूंद देती थी वो अपने भीतर, रोटी के साथ साथ अपने भीतर की कितनी ही इच्छाएं बेल देती थी, उनको आकार देती थी, सिर्फ रोटी को आकार नहीं देती, सब्जियां काटते हुए न मालूम कितने बंधनों को काटती थी वो अपने मन ही मन, क्योंकि समाज उन्हें वो जगह नहीं देता था। तो भले ही वो रसोई का एक कोना हो, उस करछी से कलम तक का जो सफर एक औरत ने तय किया, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती रही। और क्योंकि मैं इसे अपने लेखन के साथ जोड़ती हूँ, अपनी यात्रा के साथ जोड़ती हूँ, तो मुझे अपना पहला दिन याद आता है कि एक छोटे से स्कूल में पढ़ने वाली एक लड़की आसमान में देखते हुए तारों को, चांद को और कुछ कुछ रचनाएं करना, तुकबंदियां करना, और तब ये भी नहीं एहसास था कि इसे लेखन कहा जाता है। स्कूल में पढ़ते थे कविताएं, कविताएं अच्छी लगती थी और गीतनुमा कविताएं पसंद आती थी क्योंकि वो याद हो जाती हैं सहज। तो उसी तरीके से अपने आप भी कुछ ना कुछ जोड़ तोड़ करना शब्दों के साथ। मुझे याद आता है कि जैसा अभी परिचय में भी बताया, मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब परिचय से जुड़ता है मेरा भागलपुर और मेरा वो गांव बीर गांव, जिस घर की मैं पोती होती थी। गर्मियों की छुट्टियों में हम लोग जाया करते थे और वहां के खेत खलिहान, वहां की ताजा हवा, वहां का स्वच्छंद स्वतंत्र वातावरण, और वो सब कुछ मेरे भीतर समाता जाता था। और जब मैं लौट कर आती थी तो इतना कुछ मेरे भीतर होता था कि जिन्हें मैं पत्रों में लिखती थी। पत्रों के रास्ते से वो एक रूप लेता जा रहा था, मुझे उसका एहसास नहीं था। उसके बाद डायरी लिखने लगी मैं। मुझे महसूस हुआ कि पत्र में जो मैं लिखती थी वो व्यक्तिगत था, निजी था, लेकिन उसे कोई पढ़ने वाला था, किसी के पढ़े जाने के लिए मैं वो पत्र लिखा करती थी। जबकि डायरी बिल्कुल मेरे मन की कथा थी जो मैं अपने आप से करती थी, जिसे कोई पढ़ेगा इसका एहसास मुझे कभी नहीं था। लेकिन बल्कि मुझे याद आता है कि मैंने एक कोड भाषा भी तैयार की थी अपने लिए, क्योंकि डायरी डायरी थी, कोई संदूक तो था नहीं जिसमें ताला लगा के बंद करके रख देते। हालांकि ऐसी कोई बात उसमें नहीं थी जिसको कि कोई पढ़ लेता तो कोई बवाल मचता, लेकिन फिर भी जब आप अपने आप से आप बात करते हैं, जब आप आईने के सामने खड़े होते हैं और खुद को देख रहे होते हैं, तो उस समय ये एक होता है मन में भाव कि मुझे कोई दूसरा तो नहीं देख रहा। तो हम खुद को जब देख रहे होते हैं तो हम चाहते हैं हमारे अलावा वहां कोई ना हो। वो आत्म साक्षात्कार का समय होता है। तो उस आत्म साक्षात्कार को मैं डायरी के साथ महसूस करती थी, और मैंने ये नहीं जाना था कि वो आत्म साक्षात्कार धीरे धीरे एक बड़े फलक की तरफ बढ़ेगा और मेरा जो सरोकार है वो मुझसे आगे बढ़ करके दुनिया के साथ, समय के साथ, समाज के साथ एक होने लग जाएगा। बल्कि मुझे वो भी बात याद आती है कि जब मैं स्कूल से लौटा करती थी तो अक्सर घर में सब सोते थे, दोपहर का वक्त होता था, और मैं उस समय जमीन पर थोड़ा सा पानी उड़ेल देती थी। तो जब मैं पानी के भीतर से देखती थी तो थोड़ी सी पारदर्शिता, वैसे तो जमीन थी, पक्का फर्श था, लेकिन उस फर्श के भीतर से भी जैसे उस पानी की छवि में कभी अपनी ही छवि दिखाई पड़ने लगती थी। तो ऐसा महसूस होता था जैसे उसके भीतर कहीं कोई है जो मेरी बात को सुन रहा है,
और मैं ये महसूस करती थी कि उस बात को मैं कर रही हूँ तो एक कोई लड़की है जो मेरी दोस्त बन गई है, अब जिसको कहते हैं ना गुइया, जिससे आप अपनी हर बात साझा कर लेते हैं, एक ऐसी सहेली बन गई है। तो मैं उसके साथ लंबी बातचीत करती थी, अपनी वो हर बात करती थी जो मुझे कई बार, कई मेरे दुख, मेरे सुख, मेरा गुस्सा, मेरी नाराजगी, मेरे सपने, मेरी हकीकतें, सब कुछ शेयर करती थी। उसके साथ बात करना मुझे बहुत अच्छा लगता था। और धीरे धीरे वही शक्ल जो थी ना वो डायरी में मुझे दिखाई देने लगी। उस लड़की का, अपनी उस सहेली का नाम मैंने दिया था माया, क्योंकि मुझे लगता था ये है तो माया। आज जब हम आभासी दुनिया के जरिए एक दूसरे से बात करते हैं तो मुझे वो माया बहुत याद आती है। मुझे लगता है कि वो माया हम सबके भीतर, हम जब अपने आप से बात करते हैं ना, जब हम बिल्कुल बेपर्दा होकर बात करते हैं, किसी तरह की कोई औपचारिक सीमा नहीं होती, किसी तरह का कोई सेंसर बोर्ड नहीं होता, किसी तरह की दुनियादारी, किसी तरह की व्यवहारिकता नहीं होती कि हम जो सोच रहे हैं, हम जो कह रहे हैं, या जो मैंने चाहा है, अगर मैं उसको स्वीकार करती हूं तो दुनिया क्या कहेगी, ये सवाल वहां नहीं होता था। तो वो जो बात होती थी वो आपको आपके बहुत करीब लाती थी और आप अपना खुद ही आत्मविश्लेषण करते थे। ये जो दौर था आत्मविश्लेषण का, ये मुझे बहुत भाता था, क्योंकि मुझे ये हमेशा लगता था, और मतलब ये इस क्रम में तो और ज्यादा लगने लगा, कि कोई मुझे कुछ भी समझे, गलत सही, मुझे कुछ भी ठहराए, लेकिन मैं अपने आप को क्या समझती हूँ, मैं अपने आप को क्या ठहराती हूँ, मेरा कोई कृत्य मेरी नजर में सम्माननीय है या नहीं, ये मेरे लिए बहुत मायने रखने लग गया। और इसीलिए जब मैं कविता करने लगी धीरे धीरे करके, तो मुझे ऐसा लगा कि बल्कि मतलब बात जो मैं ये कहना चाह रही थी कि जब मैंने कोड लैंग्वेज में लिखना शुरू किया था, तो देखिए ये कोई मैं तो कोई वैसा व्याख्यान नहीं दे रही हूँ कि बिल्कुल सिलसिलेवार होगा। मैं अपनी स्मृतियों की गलियों में जा रही हूँ और आप लोगों को साथ लेके चल रही हूँ। तो टूट सकती हैं बातें, लेकिन वो ईमानदार होंगी और वो सहजता के साथ होंगी। तो आप लोग मेरे साथ चलिए मेरे बचपन की उस दुनिया में, जहाँ की मुझे, मैंने एक कोड भाषा इसलिए रची और पूरी रच दी, उसमें मैं हर तरह से सब कुछ लिख सकती थी, मुझे कहीं कोई दुविधा नहीं होती थी। वो भाषा आज भी मेरे पास है, हालांकि बाद में मैंने उस भाषा को, उस भाषा में लिखना बंद किया। वो इसलिए बंद किया क्योंकि मुझसे मेरे मन ने सवाल किया कि अगर कोड में लिखना पड़े तो ऐसा लिखना ही क्यों, जिसे तुम सबके सामने रख ही ना सको, ऐसी बात ही क्यों। मेरे लिए सही गलत की परिभाषा, मुझे याद है उस समय मैंने चित्रलेखा पढ़ी थी और मुझे ये लगता था कि उसमें जो ये सवाल उठता है सही और गलत का, पाप और पुण्य का, तो मेरे मन ने उसका जो जवाब दिया वो ये दिया कि जिसको आप सारी दुनिया के सामने कबूल न कर सके वो गलत है, वही पाप है। वरना आप सबके सामने अगर आप सही हैं तो आप सबके सामने उसे कबूल कर सकते हैं, वो पुण्य हो चाहे नहीं, लेकिन वो पाप नहीं हो सकता। अगर आप सबके सामने दिलेरी से उसका सामना कर सकते हैं, उसे रख सकते हैं ईमानदारी के साथ। अगर आपने झूठ बोला, छुपाया, रखा, ढका, बस वही गलत हो गया कुछ ना कुछ। मेरे मन ने मुझे यही परिभाषा गढ़ दी मेरे लिए, और मैंने यूं सोचा कि नहीं, कोड में बात नहीं करनी। कोड में बात करनी पड़ी तो फिर बात बनी नहीं, इसका मतलब तो मैं ऐसा काम ही ना करूं। लेकिन तब भी जब मैं लिखने लगी तो बहुत सारी बातें थी, और वो जो बात मैं आपको कह रही हूँ कि 10 तरह के सवाल भले ही मेरे निजी जिंदगी से इतने न जुड़ते हों या मेरे अपने परिवार के परिवेश से न जुड़ते हों, ईश्वर की कृपा से मुझे मेरे शादी के पहले, लड़कियों के तो वैसे भी 2 घर होते हैं, तो जब मैंने लिखना शुरू किया था तब मैं अलका प्रसाद थी। तो जो प्रसाद परिवार में मुझे माहौल मिला वो ऐसा मिला कि हमें सोचने की छूट थी। हम 4 बहनें थे, हम चारों बहनों को, और उसके बाद मेरा भाई था, हम चारों बहनों को अपनी तरह से पढ़ने की, अपनी तरह से लिखने की, अपनी तरह से कहने की। और तो और मैं आपको बताऊं कि मेरे पिताजी हमें अक्सर विवाद के लिए कोई विषय दे देते थे, इस पर विवाद करेंगे, इस पर बहस करो, अपनी बात रखो, अपना तर्क रखो। और कभी भी ऐसा नहीं होता था कि तर्क का एक पक्ष होगा, किसी भी विषय का एक पक्ष होगा। ये बात हमें बचपन से हमारे पिताजी ने सिखाई, हम चारों बहनों को और एक भाई, हम पांचों को, कि हम पहले एक पक्ष में अपनी बात रखते थे और उसके बाद विपक्ष में अपनी ही बात को काटा करते थे, ताकि हमें तस्वीर के दोनों रुख
दिखाई पड़े, हम सिर्फ एक ही रुख को देखने के आदी ना हो। उन दिनों बिजली खूब जाया करती थी। ये मैं बात बता रही हूँ आपको 70-80 के दशक की। तो उन दिनों रात को अक्सर बिजली चलाई जाया करती थी, और उस दौरान हम अपने आंगन में बैठ करके आसमान के नीचे, तारों भरे आसमान के नीचे बैठकर किसी एक विषय के ऊपर, कभी पक्ष में और फिर उसके बाद विपक्ष में, अपनी बात रखते थे। तो मैं उस जगह पर, हम एक जो संतुलित दृष्टि होती है कि आप बात को पूरे परिप्रेक्ष्य में देखें, सिर्फ अपने नजरिए से नहीं बल्कि दूसरे के नजरिए से भी देखें, और फिर उसको समझने की कोशिश कीजिए। काटने के लिए काटने की बात नहीं होनी चाहिए। उस तरह के परिवेश में मैं बढ़ी थी, लेकिन जैसे जैसे मैं बढ़ी और जैसे जैसे मैंने समाज को समझा, तो मैंने ये पाया कि लड़कियों का जीवन ऐसा है जैसे कि आप एक घने छायादार वृक्ष को जड़ों से काट करके, छोटा करके एक खूबसूरत बोंसाई तो बनाकर रख सकते हैं, लेकिन उसका जो एक पूरा कद्दावर व्यक्तित्व होता है, उसे उस तरह से विकसित नहीं होने देना चाहते। ये समाज नहीं होने देना चाहता। यहां तक कि अगर मेरा परिवार भी मुझे कहीं किसी बात पे दोबारा सोचने के लिए कहता था, तो इसलिए कहता था कि मैं उसके जो प्रॉस एंड कॉन्स है उसको समझ लूं, उसका आने वाला नतीजा क्या निकलेगा, मैं क्या उसके लिए तैयार हूं, उसके लिए खुद को तैयार करूं। तो मैं अपनी बात में यहां पर अपनी एक कविता, छोटी सी एक कविता, 2 पंक्तियों की कविता आपके बीच में रखती हूं। और स्त्री का जीवन और स्त्री का लेखन किस तरह से जुड़ता है वो मैं आपको कहना चाहती हूँ कि कद्दावर वृक्ष की जड़ गमले में लगाना, कद्दावर वृक्ष की जड़ गमले में लगाना, सच सच बतलाना कैसी चतुराई है। और जो ये थोड़ी सी जमीन में पीपल, नीम, बरगद जैसी छतनार सी पनप आई है, ये तो एक औरत है, तुम कहते हो बोंसाई है। तो एक औरत का जो स्वरूप था वो मैंने पाया कि बंधन में और ज्यादा निखर कर आया। उसने अपने आप को उतनी छोटे गमले के भीतर भी अपने उस कद्दावर पने को बना के रखा, और यही उसकी सबसे बड़ी चुनौती थी। किसी भी लेखक के लिए ये बहुत बड़ी चुनौती हो सकती है, या किसी भी व्यक्ति के लिए बहुत बड़ी चुनौती हो सकती है। मुझे मंजीत जी और आपके सभी के जो मुझे बीच बीच में व्यूज मिल रहे हैं, मेरा बहुत हौसला बढ़ा रहे हैं, क्योंकि ये बड़ी निजी चीजें हैं जो कि मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो मैं बल्कि ये भी वक्त नहीं भूल सकती हूँ कि मेरे घर का माहौल तो जरूर बड़ा पॉजिटिव था इस मामले में, लेकिन मेरा स्कूल, मेरे साथ के लोग, मेरी सहेलियां, वो अक्सर मुझसे ये पूछा करती कि क्या लिखती रहती हो, क्या मिलता है इससे, बकवास है, मिट्टी है। लेकिन तब तक मुझे इतनी समझ हो गई थी कि ये कुछ तो है, कुछ है जो मुझे बना रहा है, और क्या करेगा, दुनिया को क्या देगा ये मुझे नहीं पता, पर मुझे दे रहा है। मुझे एक आत्मिक संतोष मिल रहा है, मुझे कहीं अपने भीतर से एक अपनी कमिटमेंट अपने साथ महसूस हो रही है, जो बहुत बड़ी बात होती है। तो वो जो पहली चुनौती जिसका सामना मैंने किया, कॉलेज के जमाने में एक कविता लिखी, और उसके बहाने से मैंने उन सभी चुनौतियों का, उन सवालों का जवाब दिया जिन्होंने मेरे लिखने को बेकार, बकवास और मिट्टी कह दिया था। मैं अपनी वो एक कविता आप लोगों के साथ बांटती हूँ और फिर अपनी उस यात्रा को आगे बढ़ाऊं। चुनौती शीर्षक से ये कविता मैंने लिखी कि ये जो देख रहे हो मेरी हथेली पर, इसे महज मिट्टी न समझना। ये जो देख रहे हो मेरी हथेली पर, इसे महज मिट्टी न समझना। न जाने किस हौसले से जीवन की विषम घड़ियों में इसे मुट्ठी में कसकर अटूट आत्मबल पाया है मैंने। इसने ही सोखी है अपने भीतर निराश घड़ियों की सारी नमी। आक्रोश और निर्णय के कसाव में इसे भींचा है मैंने इतनी जोर से कि इस पर अंकित हो गई हैं मेरी हथेली की रेखाएं। ये मेरा विद्रोह, संघर्ष और संकल्प है, इसे महज मिट्टी न समझना। ये साक्षी है उस घड़ी की जिसने मुझे ब्रह्म बना दिया। ये साक्षी है उस घड़ी की जिसने मुझे ब्रह्म बना दिया। ब्रह्म जो रचयिता है, ब्रह्म जो रचयिता है जिसने मुझे रचा, और ये आस्था जिसे मैंने रचा। ठहरो सुनो रचनाकार, ठहरो सुनो रचनाकार, ये मेरे तुम्हारे बीच की पहचान है कि जो नश्वर है मिट्टी हो जाएगी, तुम्हारी रचना है। कि जो नश्वर है मिट्टी हो जाएगी, ये रचना, ये तुम्हारी रचना है,
और जो मिट्टी पर रेखाएं खींच दे कि जिस मिट्टी से जन्मे अटूट संघर्ष अमर आस्था मेरी रचना है। ये एक चुनौती है सृष्टिकर्ता हमारे सर्जना के बीच की, इसे महज मिट्टी न समझना, इसे महज मिट्टी न समझना। तो मेरी रचना के साथ अपना एक व्यक्तिगत संबंध बना, वो बड़ा दृढ़ बना। वो मेरे लिए बहुत कुछ थी, और क्या कुछ थी वो इस कविता में स्पष्ट होता है, इसे दोहराने की जरूरत नहीं है, इसीलिए मैंने इस कविता का सहारा लिया। पर मुझे ऐसा कई बार महसूस हुआ आगे जाने के बाद कि स्त्रियों की दुनिया, ऐसा माना जाता है जब हम बात करते हैं, यही मैं शुरुआत में ही आपसे बात कर रही थी कि दलित लेखन, प्रवासी लेखन, महिला लेखन, इसी तरीके से एक टैग जो है वो टैगिंग कर दी गई है औरतों के साथ। वो सिर्फ लेखन नहीं होता, वो महिला लेखन होता है। अब मेरा सवाल ये है कि लेखन मतलब महिला लेखन क्या? महिला के द्वारा लिखा गया लेखन, महिला की दुनिया का लेखन, महिला को समर्पित लेखन। अगर आप कहते हैं महिला की दुनिया का लेखन, महिला को समर्पित लेखन, तो हमारे बहुत सारे ऐसे रचनाकार, पुरुष रचनाकार हैं जिन्होंने महिला की दुनिया के भीतर की चीजों को उजागर किया। महिलाएं तो बहुत बाद में आई, तो उससे पहले प्रेमचंद और उससे पहले और बहुत से ऐसे लेखक थे जिन्होंने नैराश्य जैसी कृतियां दी, जिन्होंने ऐसी कई कृतियां दी जिसके अंदर स्त्री का सारा संघर्ष, उसकी चुनौतियां उसमें शामिल थी। तो फिर स्त्री लेखन का मतलब क्या हुआ? क्या स्त्री लेखन का मतलब एक खास खांचे में रखा जाने वाला लेखन, या एक खास व्यक्ति के द्वारा लिखे जाने वाले लेखन? क्योंकि मैं स्त्री हूं और लिखती हूं तो मैं स्त्री लेखक हो गई? तो ऐसे कई सवाल हैं जो कि मुझे ये लगता है कि हमारे इस विषय के साथ जुड़ते हैं। और पहली चुनौती मुझे यही लगती है कि स्त्री होकर लिखना, भाई तुम्हें भी क्या पड़ी है, जाओ खाना बनाओ। अब मैं कहती हूँ हम ऑफिस से आते हैं, मैं भी नौकरी करती हूँ, मेरी जैसी आजकल सभी महिलाएं, आजकल तो यूं समय आ गया कि किसी भी घर में लड़कियां भी अपनी जगह बना रही हैं, वो रिक्शा चलाने से लेकर के हवाई जहाज चलाने तक की दुनिया में दाखिल हो चुकी है। तो जब वो लौटकर आती हैं घर, तो क्या इस बात से उन्हें छूट मिल जाती है कि आप किचन रहने दो क्योंकि आप वहां से लौटकर आ रही हो? मगर इसके बावजूद मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि औरत की जिंदगी सिर्फ किचन, सिर्फ खाना बनाना यहां तक सीमित नहीं है। जब वो दफ्तर में काम करती है तो उसके साथ उसका विवेक होता है, उस वक्त वो घर को शामिल नहीं करती। और जब वो घर में होती है तो उस वक्त वो दफ्तर की फाइलें घर लाना पसंद नहीं करती। शुरू शुरू में अक्सर ऐसा होता था कि जब औरतें या लड़कियां अपना एक व्यक्तित्व बनाना चाहती थीं, तो उन्हें अपने पारिवारिक जीवन से एक तरह से संन्यास लेना पड़ता था। अक्सर वो लड़कियां या तो कुंवारी रह जाती थी, अविवाहित, और या फिर उनका वैवाहिक जीवन बहुत खुशनुमा नहीं होता था, उदासीन ही रहता था। अब जो जो वक्त आया और जिस तरीके से उनमें बदलाव आया है, तो उसमें धीरे धीरे वो अपने आप को एक्लिमेटाइज कर रही हैं, अभ्यस्त कर रही हैं, दोनों पर संतुलन बनाकर चलने के लिए। लेकिन ये उसके लिए एक बड़ी चुनौती तो होती है कि वो जब लिखती है तो उसका प्रभाव उसकी निजता के साथ, उसकी अपनी जिंदगी के साथ कितना पड़ता है। तो मैं आगे बढ़ूं उससे पहले मैं स्त्री की जिंदगी से ही आपको जोड़ करके एक कविता और सुनाना चाहती हूँ, जो कि एक तरफ मैं ये कहना चाहती हूँ कि मेरी चुनौती जो थी उसको मैंने स्कूल के, कॉलेज की जिंदगी में किस तरह से स्वीकार किया। उसके एक समय के बाद, एक अंतराल के बाद, जब मैं माँ बन गई और मैंने ये महसूस किया कि एक औरत होना कितना बड़ा सौभाग्य होता है जब वो माँ बनती है, उससे गुजरती है, और उस वक्त जब वो रचना करती है तो उसकी रचना में किस तरह का बदलाव आता है। तो वो जो एक तरह का आक्रोश या एक तरह का जो तेवर उस दौर की कविताओं में था, उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे उम्र की सीढ़ियां हम चढ़ने लगते हैं, वो दौर बदलने लगता है। हम धीरे धीरे तटस्थ होने लगते हैं, चीजों को समझने लगते हैं, उनके भीतर जाने की कोशिश करते हैं, बजाय कि हम एक सवाल उठाएं। अब मुझे लगता है कि उसी तरीके से जो महिला लेखन का भी समय है, वो सवाल उठाने के बदले, एक शुरुआती दौर में हमें लगता था हर बात पर हम यूं तैयार रहते थे कि हमें, हमारे ऊपर एक आक्षेप हुआ, एक वार हुआ हम पर, हमें उसका जवाब देना है, उसका प्रतिकार करना है। लेकिन अब मुझे ऐसा नहीं लगता। अब मुझे लगता है कि
धीरे धीरे हम उस समय में आ रहे हैं कि हमें दूसरों को भी समझना होगा, और हम ये चाहेंगे कि जब मैं आपको समझूं तो आप मुझे भी स्पेस दें, मुझे भी समझें। तो उसके समझने के क्रम में एक खास करके एक छोटा सा बिंब मैं रखना चाहती हूँ, औरत की दुनिया का बिंब। उसके बाद मैं उसकी और विविधताओं की तरफ लेकर जाऊंगी जो मेरी कलम मुझे लेके चली। तो मैं वहां से लाती हूँ आपको कि लोरी हर कोई औरत सुनाती है अपने बच्चों को। मेरी भी बिटिया छोटी थी तो मैं उसको लोरी गाकर सुनाया करती थी, लेकिन जब कलम पकड़ ली थी तो मेरी लोरी वो लोरी नहीं हो सकती थी जिसको सुनकर नींद आ जाए। तो मेरी लोरी क्या होती थी, मैं आपको छोटी सी कविता है वो रखती हूँ। शीर्षक है लोरी। कानों में गूंजते हैं स्वप्निल शब्द, मोहक तान। बहुत कोशिश करती हूँ दोहराने की वही सुरताल, वही गीत, कि मेरी नन्ही गुड़िया भी जिसे सुनकर मधुर सपनों में खो जाए। मैं मूंदती हूँ आंखें, साधती हूँ शब्द, आत्मसम्मान की खोज में उठते कदम ताल के साथ। तस्वीर सी उभरती है फायदे नुकसान का बजट, दिन भर के ताने और थकन। गुजरती है लोरी घिसी एड़ियों के दर्द से, जिम्मेदारियों के टंगे थैले से, पीड़ित और उदास। सहलाती लोरी के कंठ से फूट पड़ता है प्रलाप। चूम चूम पलकों को टोहती हूँ कुछ मीठे शब्द, कोमल भाव। चूम चूम पलकों को टोहती हूँ कुछ मीठे शब्द, कोमल भाव। पर सच्चे मोती तुझे झूठा गीत कैसे दूं? सच्चे मोती तुझे झूठा गीत कैसे दूं? मेरे पास तो है उत्पीड़न और तड़प। मैंने जो गीत बुना प्रताड़ित फंदों का, तेरे कानों में पिघलते शीशे सा उतर चला तो उतर जाने दे। उठ मेरी बच्ची, समय बहुत आगे बढ़ चला। उठ मेरी बच्ची, समय बहुत आगे बढ़ चला। अब लोरियां सुनकर सोया नहीं जा सकता। अब लोरियां सुनकर सोया नहीं जा सकता। जाग आत्मसात कर खुद को कि तू उत्पीड़न के गर्भ से फूटी आशा की कोपल है। तू उत्पीड़न के गर्भ से फूटी आशा की कोपल है। ले मेरा दर्द ले, मेरी कुंठाएं ले, मेरी आकांक्षाएं ले। तो अपना दर्द, अपनी कुंठाएं, अपनी आकांक्षाएं मैं अपनी नई पीढ़ी को सौंपते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। और मैं ये महसूस कर रही थी कि जिसकी वजह से जो सवाल मैंने उठाया, मैं खुद उसका आत्मविश्लेषण करते हुए चल रही थी कि स्त्री लेखन शायद इसलिए अलग हो जाता है कि उनकी दुनिया, उनके सरोकार एक सीमित दायरे को लेकर चलते। उनके बिंब अक्सर उसी तरह की जिंदगी, उसी तरह के संबंध, उसी तरह के उदाहरणों के साथ साथ चलती है। वो बहुत हद तक सही भी है, क्योंकि आप एक खास तरह की जिंदगी को जीते हैं। बहुत सारी चीजें जो पुरुष लेखकों को, हालांकि पुरुष लेखन जैसा कोई कॉन्सेप्ट है नहीं, मगर फिर भी जब हम स्त्री लेखन की बात करते हैं तो उसके बरक्स आपको पुरुष लेखन भी रखना ही पड़ेगा। तो जब हम उन लेखकों की बात करते हैं जो स्त्री लेखक नहीं है, उनके साथ वो कौन से छूट हैं जिसका लाभ हम नहीं उठा पाए। तो मुझे लगता है कि सबसे बड़ी बात ये होती है कि जो विविधता मिलती है दूसरे लेखकों को, महिलाओं के अलावा, उसके लिए बड़ी जरूरी बात होती है लोगों से मिलना जुलना, घूमना, घुमक्कड़ प्रवृत्ति। ये तो हर कोई मानता है कि आप जितना घूमेंगे, जितनी नई तरह की दुनिया को देखेंगे, उनसे रूबरू होंगे, उस तरह का नया लेखन, नए बिंब, नए प्रतीक, नए प्रतिमान आपके लेखन का हिस्सा बनेंगे। स्त्रियों के हिस्से ही कम आता है। ऑफिस से भी अगर कभी किसी टूर पर जाना पड़ता है तो अक्सर महिलाएं कतरा जाती हैं। उन्हें लगता है कि पीछे से घर कैसे संभलेगा, पूरी जो सारा रूटीन है वो सारा सारा अस्त व्यस्त हो जाएगा, उसको मैं कैसे लेकर चलूंगी। तो इसलिए वो महसूस करते हैं कि हम महिलाएं ऐसा चाहती हैं, वो इससे कतराती हैं जहां तक हो सके। मेरी तो स्थिति एक बनी रहे, और वो जो चैलेंजेस हैं जिसको वो एक्सेप्ट कर सकती है, जिसमें वो अपने आप को प्रूव कर सकती है, वहां से भी उसको किनारा करना पड़ता है। एक तरह का जो मुझे लगता है कसौटी पर वो खड़ी रहती है हर समय। हर समय उसके सामने एक ऐसी जजमेंटल लाइन खींची रहती है कि अगर तुम ये कर सकती हो तो बात करो। जहां कभी कोई महिला ये कहने जाती है अपने अधिकारी से कि आज मुझे जल्दी घर जाना है, तो अधिकारी छुट्टी तो दे देता है, लेकिन उसके मुंह पर एक जो छोटी सी मुस्कान आती है व्यंग भरी, वो कहीं ये एक सवाल उठाती है। अभी तक तो कहते थे कंधे से कंधा मिलाकर चलते,
मैं कहती हूँ नहीं, हम कंधों से आगे हैं। मुझे इसी एक मोर्चे पर नहीं खड़े रहना, मेरा दायित्व बोध मुझे घर भी बुलाता है, मेरे उस बच्चे की तरफ भी बुलाता है जिसको लेकर मेरी जिम्मेदारियां हैं। तो मैं इस चीज को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकती हूँ कि मैं अपना व्यक्तित्व निखारने के लिए, बल्कि इस बात से मुझे अपनी एक और कविता याद आ रही है, और वो भी बहुत छोटी छोटी कविताएं हैं, लेकिन मुझे लगता है कि कहानियां सुनाना तो संभव भी नहीं होगा, इसलिए कुछ कविताओं के जरिए मैं अपने सफर में आपको शामिल करती हूँ। कि देखिए, एक हमारी जो लड़ाई है ना, हमने स्त्री विमर्श को बहुत हद तक देह विमर्श तक सीमित किया, जिसकी बात मैं बाद में करूंगी। फिलहाल मैं ये बात करना चाहती हूँ कि मुझे व्यक्ति होकर पहचाना जाए। जैसे मैं बात करती हूँ कि मेरे लेखन को लेखन के तौर पर पहचाना जाए, ना कि स्त्री लेखन के तौर पर। लेकिन बावजूद इसके ये तो सच है कि जो लड़ाइयां हम लड़ते हैं वो उसको कहीं ऊपर ही रखेगा। मेरी चुनौती कहीं बढ़कर ही होगी, कम तो नहीं होगी। तो मैं आपको बताऊं कि मेरी व्यक्तित्व की लड़ाई, जब मेरा बच्चा छोटा सा था, 4 महीने का, मुझे ऑफिस जाना शुरू करना पड़ा। तब 4 महीने की मैटरनिटी लीव हुआ करती थी, और मैं उसे 4 महीने के बच्चे को छोड़ करके और निकलती थी। तो उस वक्त मेरे भीतर का जो व्यक्ति था, जो माँ थी खास करके, उन दोनों के बीच की लड़ाई को मैंने रखा एक छोटी सी कविता में कि कलफदार साड़ी की सिलसिलेवार क्रीज के बीच दमक उठता है महत्वाकांक्षी व्यक्तित्व। कलफदार साड़ी की सिलसिलेवार क्रीज के बीच दमक उठता है महत्वाकांक्षी व्यक्तित्व। सधे कदमों से सीढ़ियां उतरती है, तय रास्ते से गुजरती है, चौराहे पर ठहरती है, बाईं ओर मुड़ती है, कोने के मकान में दुध मुहे बच्चे को छोड़ती है। बच्चे की नन्ही मुट्ठी की जकड़ में साड़ी की अकड़ मोम हो जाती है। एक पल ठिठक कर कलाई झटक कर घड़ी को देखती है, बच्चे को छोड़कर आगे चल देती है। बच्चे का रोना दूर तक साथ जाता है, बच्चे का रोना दूर तक साथ जाता है। चौराहे पर दोनों टकराते हैं, कलफदार साड़ी और मोमदार चेहरा झांकते हैं एक दूसरे की आंखों में, और वह 2 से 3 हो जाती है। 2 घूंट आंसू पीकर, 2 होने की कीमत अदा कर दोनों के बीच से निकल जाती है, दोनों के बीच से निकल जाती है। ये जो दोनों के बीच से होकर 3 बनकर निकलना, मुझे लगता है ये किसी तरह से एक किस्म का ट्रांसजेंडर होना है। ना वो माँ हो पाती है, ना वो व्यक्ति हो पाती है, एक अच्छा व्यक्ति नहीं हो पाती। जब वो दफ्तर जाती, कहीं ना कहीं उसका वो ममत्व उसे खींच रहा होता है, और जब वो घर में होती है, बच्चे के साथ होती है, कहीं ना कहीं उसका व्यक्तित्व, उसकी महत्वाकांक्षा उसे उसे सिद्ध करने के लिए पुकार रही होती है। मेरा बच्चा जब मुझसे कहता था कि मम्मी छुट्टी ले लो, और मैं ये कहती थी कि मैंने एग्जाम पास करके इस नौकरी को पाया है, मैं छुट्टी ले लूंगी तो मैं वहां पिछड़ जाऊंगी। तो इस तरह की चुनौतियों के साथ जब हम आगे बढ़ते हैं, तब अगर कोई ये कहता है, मेरे जो कविता संग्रह छपा मैं ही तो हूँ ये, उसमें ज्यादातर वो कविताएं थी जो इस दौरान लिखी गई थी जब मेरे बच्चे छोटे थे। इसलिए उस समय एक कामकाजी महिला किस तरीके से अपनी महत्वाकांक्षा को फीड करती है, और किस तरह से अपने बच्चे को फीड करती है, और किस तरीके से वो इन दोनों से वंचित रह जाती है, उस दर्द को कई तरीकों से, कई माध्यमों से, कई कविताओं से उसमें उल्लिखित किया गया था। मुझे ध्यान है कि उसके बारे में एक जगह शायद हिंदुस्तान में उसकी समीक्षा छपी, तो ये लिखा गया, कामकाजी महिलाओं का संलाप। ये कहीं ना कहीं ये संलाप शब्द मुझे आज तक नहीं भूला। क्या मतलब हुआ संलाप का? मैं इसे अपने पक्ष में मानूं या अपने विरोध में मानूं? मैं इसे सकारात्मक लूं या नकारात्मक लूं? क्या ये स्त्री लेखन की चुनौती से सीधे सीधे सरोकार नहीं लगता? अगर एक स्त्री इस बात को करती है तो वो संलाप हो गया, और पुरुष अगर इस बात को करता है तो वो महान होता है कि उसे अपने परिवार की चिंता है। क्यों ये माना जाता है कि ये स्त्रियां तो एक दायरे में कैद होने के लिए बनी है? उसको कुदरत ने भी बहुत तरह से कैद करके बना के भेजा। बहुत जगहों पर वो हिस्सा नहीं ले सकती, उसके बड़े सारे बायोलॉजिकल और नैसर्गिक कारण है, लेकिन बावजूद इसके वो लोहा लेती है, वो टक्कर लेती है, और औरों को तो छोड़िए, उसके घर के लोग उसे नहीं समझ पाते। वो क्या लिख रही है उसके तुरंत उसकी निजी जिंदगी से उसे जोड़ लिया जाएगा, जबकि पुरुष लिखता है तो नहीं जोड़ा जाएगा। क्या आपको लगता है ये सही है? क्या आपको लगता है इस पर बात नहीं होनी चाहिए? क्या आपको लगता है जब हम स्त्री विमर्श की बात करते हैं और इस बात को इग्नोर कर देते हैं, तो भी कहीं ना कहीं हम स्त्री के साथ
अन्याय ही कर रहे होते हैं। कभी उसे बोल्ड बना करके छलते हैं, कभी उसे अबला बना के छलते हैं। ये छलने का क्रम जो है, मैं इस समाज को लेकर बात करती हूँ तो मुझे लगता है कि ये समाज उसे कभी देवी बनाकर, कभी दासी बनाकर छलता रहा है। उसे इंसान नहीं बनने देना चाहता। हम इंसान हैं, इंसानी कमजोरियों के साथ, इंसानी ताकत के साथ। मैं मतलब उस दौर से गुजरी हूं जबकि मुझे याद है कि मेरी नौकरी थी बिल्कुल अलग तरह की नौकरी। और मतलब मुझे हमेशा शायद इसीलिए ईश्वर ने मुझे इस तरह की चीजें भी दी, अवसर भी दिए जो कि मुझे एक अलग तरह के की दुनिया से वाबस्ता करा रहे थे बार बार। तो मेरी जो नौकरी थी वो बम को खोजने के लिए एक दस्ता तैयार होता था। इंडियन एयरलाइंस की नौकरी थी वो, और सुरक्षा विभाग की नौकरी थी। तो उस जमाने की बात कर रही हूँ, 90 के जमाने की बात कर रही हूँ मैं। उस समय बहुत लोग हवाई सफर नहीं किया करते थे, आजकल तो बहुत आम हो गया, लेकिन उस समय ये बहुत कम लोगों के लिए सुनीता जी कह रही है सभी महिलाओं के भाव। मैं मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर ये सभी महिलाओं के भाव हैं तो, क्योंकि इसीलिए मैं यहाँ बात करना चाहती हूँ कि मेरी रचना यात्रा दरअसल महिला रचना यात्रा की बात करती है। तो उस समय जब मैं वहां जुड़ती थी तो ऐसी कई बातें होती थी जो कि मतलब हम लोगों को लड़कियां रखी नहीं गई थी, इस काम में लड़कियां नहीं रखी गई। सही सी बात है कि आपको बम कैसे खोजा जाए, या बम कोई लेकर तो नहीं जा रहा, एंटी सैबोटेज चेक, तो उसके लिए हमें ट्रेन किया गया, हमें तैयार किया गया। उसके लिए मैंने अपने आप को भी तैयार किया। और एक समय ऐसा था, यकीन मानिए, कि कागज भी कोई ऐसे मुड़ा हुआ पड़ा मिलता था तो मुझे लगता था कि एक बार चेक कर लूं। मतलब इतने हद तक वो हमारे दिमाग में समा चुका था। तो एक नई तरह की दुनिया, एक नई तरह का चैलेंज मेरे सामने आ रहा था, जिसको इससे पहले लड़कियों ने नहीं। हम शुरुआती दौर का बैच थे, हम एक तरह से पहला बैच थी, वो लड़कियां जो वहां पर आई थी। और उस पर से एक नजर थी जो लेखन के साथ भी जुड़ी हुई थी, तो उसने बड़ी बारीक से चीजों को देखना, उसको जांचना, उसको तौलना, उसको परखना शुरू कर दिया था। तो जब मैं उससे होकर के, बल्कि मैं इससे आपको कहूं कि कविताओं से मेरी शुरुआत कविताओं से हुई, डायरी से हुई, मैंने आपको बताया। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे मैं कहानी में कैसे आई, उसकी भी एक कहानी है। उसकी कहानी यही है कि जब मैं उस सुरक्षा विभाग में काम करती थी और वो सभी साथी जो हमारे यात्री जब गुजरते थे, तो हमें अलग अलग पॉइंट्स पर उनके जांच करनी होती थी। अब तो बहुत सी जांच कम हो गई है, वरना बैगेज की जांच, व्यक्ति की फ्रिस्किंग करके जांच, जो विमान में खाना जा रहा है, यहाँ तक कि जो डेड बॉडीज जा रही, उसको लेकर के भी पूरी का पूरी एक जांच प्रक्रिया थी, जिससे होकर हमें गुजरना, मतलब गुजारना होता था हर चीज को, एक डेड बॉडी तक को भी। तो वो बिल्कुल अलग तरह का अनुभव था, एक अलग तरह की जमीन थी। तो जो बात मैं आपको कह रही हूँ कि एक नई दुनिया, नई दुनिया के अक्स, नई दुनिया के बिंब, नई दुनिया के प्रतीक, प्रतिमान, और नई दुनिया की भाषा, मैं उनसे रूबरू हो रही थी। पर ऐसा भाग्य, ऐसे अवसर बहुत कम मिलते, महिलाओं को बहुत कम मिलते हैं। खास करके पुरुषों के लिए इतना भी मुश्किल नहीं होता, वो जाते हैं। अब जैसे हमारे साथ के लोग, कई लोग लेखक शिविरों में जाया करते हैं, और अपने आपस में भी चार दोस्तों ने बना लिया। हम लोग वो से भी पूछा कि भाई तुम भी चलोगे। मेरे लिए मुश्किल था, ऐसा नहीं था। मेरे घर की तरफ से मुझे पूरी छूट रही, जब मैं प्रसाद होकर लिखती थी तब भी, और जब मैं सिन्हा होकर लिखने लगी तब भी मुझे पूरी छूट थी इस बात की। लेकिन बावजूद इसके मेरे अपने मन पर इस बात का दबाव था कि मुझे इस छूट का कभी भी कोई ऐसा कर्म नहीं करना कि जो मेरे आने वाली, जो मेरी और लेखिकाएं हैं या मेरी जो और महिलाएं हैं, उनके लिए सवालिया निशान खड़ा कर दे और लोग पछताएं कि हमने ये छूट क्यों दी। मैं उस दायरे में खड़े नहीं होना चाहती थी, इसलिए मैं खुद को हमेशा एक कसौटी पर रखती थी और तौलती रहती थी कि मैं कुछ ऐसा ना कर सकूं। जो कमेंट्स आ रहे हैं रामाबाई जी, मैं सबके कमेंट्स को बाद में पढ़ूंगी, जरूर पढ़ना चाहूंगी, और मैं चाहूंगी कि उसके लिए मुझे वो जरूर उपलब्ध करा देंगे आदरणीय गंगा कावेरी व्याख्यान माला की ओर से, ताकि मैं उन्हें पढ़ करके और उनका जवाब दे सकूं। लेकिन इस वक्त मैं जो बात करना चाहती हूँ, मैं ये कहना चाहती हूँ कि वो एक मुश्किल समय जरूर था, लेकिन उसने मुझे एक अलग तरह की दुनिया दी। और इसलिए कुछ हद तक इस बात को मैं मानती हूँ कि महिला लेखन जो है वो प्रायः एक खास किस्म का लेखन, एक खास किस्म की तकलीफ को, एक खास किस्म के दर्द को रेखांकित करता है, लेकिन ये प्रायः होता है, अनिवार्यता नहीं होता। और इसलिए उनको खांचे में बांधो तो सिर्फ तब बांधो जब आप, जैसे पढ़ाने के लिहाज से आप लोग यूनिवर्सिटी के लोग हैं, आप लोग पढ़ाने के लिहाज से कुछ चीजों को कैटेगराइज करते हैं, श्रेणी में डाल देते हैं, ताकि आप ये कह सके भाई इस तरह की रचनाएं जो हैं
वो प्रवासी दुनिया से जुड़ी, इस तरह की रचनाएं जो वो महिला की जिंदगी से जुड़ी, इस तरह की रचनाएं वो संघर्ष से जुड़ी। तो उसलिए अगर आप इसको कैटेगराइज करते हैं तो मुझे आपत्ति नहीं है, मैं उस चुनौती को स्वीकार करती हूँ। एक संतुलन के साथ अगर हम आप उसको लेते हैं तो मैं उसे स्वीकार करती हूँ। अब जैसे मैं बात करूं कि जब मैंने ये कहानियां लिखी तो इसमें कई तरह की कहानियां थी, और मैं बता रही थी कि कहानियों की दुनिया में मेरा कदम कैसे बढ़ा। तो हुआ ये कि पहले मैं कविताओं से ही चल रही थी और ठीक ठाक चल रहा था, मन संतुष्ट हो जाता था, जो मुझे कहना था मैं कह लेती थी। मगर जब सुरक्षा विभाग के 7 वर्ष उन्होंने मुझे अलग तरीके से समृद्ध किया, मेरी और तरह से ग्रूमिंग हो रही थी, मैं उसको महसूस कर रही थी कि भाई हम अंदर से कैसे एक एक चीज पर अपने आप को परखते हैं, कैसे बच के चलते हैं, किस तरीके से हमें अपने आप को संभाल कर रखना है, सहेज कर रखना है। सिर्फ मुझे नहीं, मेरे पूरे जो हमारी यात्री जा रहे हैं, पूरा विमान जो जा रहा है वो सुरक्षित होना चाहिए। और होता क्या था कि जब मैं सुरक्षा जांच करने लगती थी तो अक्सर कोई ना कोई अपना कार्ड दिखा करके या अपने पद का वो दबाव डाल के मुझे ये कहना चाहता था, मेरी जांच क्यों कर रहे हैं, मैं तो एक आईपीएस अधिकारी हूँ, मेरी जांच क्यों कर रहे हैं, मैं तो मंत्री का पीएस हूँ, ये सामान तो मंत्री जी का जा रहा है। अरे भाई, आम आदमी को मारने के लिए बॉम्ब कौन लगाएगा? बॉम्ब तो लगाए जाते हैं इन्हीं मंत्रियों के लिए, इन्हीं बड़े बड़े ओहदे वाले व्यक्तियों के लिए। और सवाल ये भी है कि क्या अपना बैग वो खुद पैक करते हैं? क्या उन्हें पता है उनके बैग में किसी ने जैसे पिक पॉकेटिंग होता है वैसे पुट पॉकेटिंग भी तो हो सकता है? तो मेरे मन में ये चिंता बहुत गहरे होती जा रही थी। तो जिन दिनों में सुरक्षा में थी उन दिनों तो नहीं, लेकिन जब उसके बाद धीरे धीरे करके वही बात हुई, टक्कर हुई। जब एक माँ की टक्कर हुई एक महत्वाकांक्षी व्यक्तित्व के साथ, तो माँ जो मातृत्व था वो आगे आ गया उस वक्त। और मुझे ऐसा लगा, मुझे कई लोगों ने कहा कि कहाँ बमों के बीच में तुमने फंसा रखा है खुद को, तुम्हारे भीतर तो और भी मतलब तुम दूसरे विभागों में भी काम कर सकती हो, एमबीए पढ़ा हुआ है, तुमने इतना कुछ सीखा, तुम दूसरे लाइन में क्यों नहीं जाती, क्यों यहाँ आकर के अपनी जिंदगी, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो तुम्हारा परिवार, तुम्हारे बच्चे। तो ये जो चीज थी उसने कहीं ना कहीं मेरे भीतर एक दरार तो जरूर खींची। आज ईमानदारी से मैं इस बात को स्वीकार करती हूँ कि उस दरार ने मुझे, फिर मैंने दोबारा एग्जाम दिया, दोबारा मैं उस लाइन में लगी जिसमें मैं 7 साल आगे जा चुकी थी, और फिर मैं दूसरे उसमें आई, भाषा के क्षेत्र में आई, और फिर मैंने, तो जब मैं वहां आई तब मुझे लगा कि जो कुछ मैंने अनुभव यहाँ जिया था वो बिल्कुल एक अलग तरह की दुनिया थी, मुझे उसे सहेज लेना चाहिए। और सिर्फ उनको सहेजने के ख्याल से एक डायरी की तरह से मैंने उन्हें लिखना शुरू किया। अब वो कहानियां थी, वो सच्ची कहानियां थी, मतलब वो घटनाएं थी, पर लोगों को लगा कि ये कहानियां हैं। और जब मैंने उनको सिलसिलेवार एक तरीके से श्रृंखलाबद्ध के उस तरह से करना शुरू किया तो एक सीरियल की तरह बनता चला गया, और 17 कहानियों का, 17 घटनाओं का एक सीरियल तैयार हो गया। और सुरक्षित पंखों की उड़ान नाम से किताब घर ने उसको हाथों हाथ ले लिया कि हम इसे छापेंगे। तो जब वो छपा, उसके अंदर कई घटनाएं हैं। अब यहाँ वो वक्त नहीं है कि उन कहानियों का उल्लेख किया जा सके, उनके बारे में मैं बहुत विस्तार से चर्चा करूं, लेकिन उसके अंदर वो कहानियां थी जिसके अंदर की मैं ये बता रही थी कि जब मैं कहती थी कि ये लावारिस वस्तु इसे मत छुएं, इसके पास मत जाएं, ये बम हो सकता है, तो लोग मुझे कहते थे बड़ी आई किरण बेबी। और जब वो सचमुच में सस्पिशियस निकलता था और जब सच में उसके लिए पूरा बम थ्रेट ड्रिल किया जाता था, उसके लिए एक गाड़ी आती थी जो रोक बम निरोधक दस्ता आता था उसको उठाने के लिए, और हुक लगा करके उसे उठा करके रखा जाता था पूरे रेत से भरे हुए एक स्थान में, तब वही व्यक्ति जो मुझे कहता था कि बड़ी आई किरण बेदी, वो उस वक्त कहता था इसके बारे में तो मैंने लोगों को बताया, ये तो लावारिस पड़ा हुआ था, और हो सकता है इसके बारे में सरकार मुझे इनाम भी दे। तो इस तरह के ताने बाने को समाज में भी पाया और लेखन में भी पाया। ऐसी कई घटनाएं लगातार होती रही, और जब मैंने उपन्यास पर काम करना शुरू किया तो बताइए, मैं आपको कहूं कि मैं इससे पहले, अब धीरे धीरे मैं कहानियों की तरफ बढ़ने लगी, और जब मुझे कहानियों की जमीन मिलने लगी तो मैंने ये महसूस किया कि पहले तो चिट्ठियां, वो 2 लोगों के बीच में संवाद होता था, फिर डायरी, या यूं कहिए पहले डायरी सिर्फ मुझसे संवाद करती थी, और चिट्ठियां जो 2 लोगों के बीच का संवाद थी, फिर कविताएं जो एक खास वर्ग के साथ अपना संवाद स्थापित करती थी, मगर उसके बाद कहानी जिसका एक फलक बड़ा विस्तृत था, और उसके साथ मैं एक बड़ी दुनिया को उसमें समेट करके लिख सकती थी। उसमें जगह की कमी नहीं थी, समय की हो सकती हो,
और उसमें भी जब उसका धीरे धीरे चस्का लगने लग गया, उसी की लत लगने लगी, अब तो नींद नहीं आती थी। कोई एक नई चीज क्लिक कर जाती थी दिमाग में, तो लगता था इसे लिखना होगा और कुछ नया लिखना होगा, कुछ ऐसा जो कि पहले ना लिख, क्योंकि शुरुआत ही मैंने बताया ना आपको उस जिंदगी से हुई जिसमें लड़कियां जाती ही नहीं थी। ये फील्ड लड़कियों के लिए तो था ही नहीं। खाकी वर्दी पहन करके बॉम्ब ढूंढने के लिए जाना। मुझे आज भी याद है कि हम लोग लंच कर रहे थे, दोपहर का समय था, लंच कर रहे थे और अचानक एक फोन आया। चांस की बात है, फोन मैंने उठाया और उन्होंने कहा, उस फोन पर कहा कि आपकी मैं नाम नहीं लेना चाहती क्योंकि वो कई कारण होते हैं, तो आपकी फलाना फलाना फ्लाइट में बॉम्ब है, जो मुंबई जा रही थी उस फ्लाइट में बॉम्ब। तो हमें सिखाया गया था कि जब आपको इस तरह का कोई कॉल आता है तो उसको आप उसे लंबा खींचे। मैंने उसे थोड़ी देर तक और बातचीत में उलझा के रखा और इशारा किया लोगों को कि आप इस कॉल को अगर रिकॉर्ड कर सकते हैं तो रिकॉर्ड कर लीजिए। पर जैसे ही वो हुआ उन्होंने हमने फोन काटा और उसके बाद पूरी की पूरी टीम निकल करके चल पड़ी एयरक्राफ्ट में देखने के लिए कि हम उसकी जो ड्रिल होती है, बॉम्ब थ्रेट ड्रिल जो होती है, वो ड्रिल हम करेंगे। उसको मैंने अपनी कहानियों में शामिल किया है। तो मैं भी खड़ी हुई, तो जो हमारे चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर थे उन्होंने मुझसे पूछा, भाई तुम कहाँ? मैंने कहा जहां सब। उन्होंने कहा तुम लड़की हो, क्या करोगी? मैंने खाकी वर्दी दिखाई, मैंने कहा सबकी यही वर्दी है, मैं भी जाऊंगी। तो वो जो एक जिद थी, वो जिद मुझे कहानियों के क्षेत्र में भी एक जिद की तरह से ही आई और मैंने कहा मैं वो लिखूंगी जो मुझे लगता है जरूरी है। अब लिखने में देखिए क्या हुआ ना, यहाँ पर भी एक किस्म से बहुत बार चला गया लोगों को, महिलाओं को खास करके, कि वो बड़ी बोल्ड लिखेंगी तो उनको चर्चा में रखा जाएगा, अरे अपनी जिंदगी के मतलब निजी प्रसंग खोल देंगी तो शायद वो बहुत अच्छा लेखन हो जाएगा। नहीं, मेरे लिए सवाल ये था कि जो आप लिख रही हैं उससे पढ़ने वाले को क्या हासिल होने वाला है, आपके बेडरूम में क्या हो रहा है, पर्दा हटाकर आपने दिखा दिया, इससे मुझे या मेरे पढ़ने वाले को, मेरे पाठकों को क्या हासिल होगा? ये सवाल मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण था। तो इसलिए मुझे ये जरूरी था कि मुझे कहाँ का पर्दा हटाना और कहाँ पर्दा खींच देना है। कविता की दुनिया से आई थी, इसलिए एक हाथ में मेरे हथियार था, एक औजार था कि जहां मुझे कोई बात ऐसी कहनी है। मैंने जब ये पुरुष वेश्याओं के ऊपर उपन्यास लिखा, जीमेल एक्सप्रेस, इस विषय को पहले किसी ने उस तरह से छुआ नहीं था। लोगों ने ये कहा कि ये तो अपने आप में अनछुआ विषय जो आपने उठाया, और अगर कभी किसी ने छुआ भी तो एक घटना की तरह से लिया। और बिल्कुल आप सही कह रहे हैं परमेश्वरी जी कि इसका लाभ उठाती है दुनिया। तो उस लाभ से मुझे ये, मेरे पास ये सवाल उठा, मैं करीब 2 साल तक इस मंथन में रही कि ये विषय जो मेरे सामने, मेरे बार बार मेरे भीतर हॉन्ट कर रहा है, मैं इसको उठाऊं या नहीं उठाऊं, इस पर बात करूं या ना करूं, वो ठीक से रिसीव की जाएगी या नहीं की जाएगी, मुझे मिसअंडरस्टैंड तो नहीं किया जाएगा। और फिर सवाल ये भी था, जो मैंने आपको शुरू में कहा कि जब मैं अपने परिवार के साथ, जहां से मैंने ये यात्रा शुरू की है, वो अब तक मेरे साथ साथ चले हैं, क्या मैं उस रचना को अपने परिवार के बीच में बैठकर पढ़ सकूंगी? क्या मेरे परिवार के लोग अपने जानकारों के बीच में, परिचितों के बीच में गर्व से ये कह सकेंगे कि देखो ये पुस्तक, ये मेरी बेटी ने लिखी, ये मेरी पत्नी ने, ये मेरी माँ ने लिखी? कह सकेंगे? तो मेरे लिए ये सवाल बहुत मायने रखता। अब ये प्रश्न जब उठा तो भीतर चीजें बन रही थी, मैं देख रही थी कि सिर्फ शोषण महिलाओं का नहीं होता। जो मैं देह विमर्श की बात कर रही थी, जब हम स्त्री का विमर्श देह के विमर्श तक सीमित करते हैं, तो मेरा सवाल यहाँ ये उठता है कि क्या ये देह पुरुषों के पास नहीं? क्या उनके साथ इस तरह का शोषण नहीं हो रहा? आप उसको क्यों नहीं देखना चाहते? आप उनकी पीड़ा को पीड़ा क्यों नहीं समझना चाहते? आपको क्यों ऐसा महसूस होता है कि अगर यही घटना पुरुष के साथ हुई तो उसके लिए तो बड़ी आनंददायक सिचुएशन है? अगर उसकी अस्मिता को रौंद कर, अगर उसकी पसंद नापसंद को दरकिनार कर किसी के साथ उसे संबंध बनाना पड़ता है 2 पैसों के खातिर या किसी लाभ को लेने के खातिर, तो क्या उसके लिए भी ये उतना ही पीड़ादायी नहीं है जितना एक स्त्री के लिए होता है, जो वो नौकरी पाने के लिए किसी के साथ बैठकर चाय कॉफी पीती है या वो किसी के साथ एक रात गुजार के चली आती है? क्या आप उसी को ही शोषण मानते हैं? क्या ये भावात्मक लगाव से जुड़ी हुई बात नहीं है जो पुरुष के लिए भी लागू होती है? क्या नैतिक हनन सिर्फ उस स्त्री का होता है जो गर्भ धारण कर लेती है? पुरुष जो गर्भ धारण नहीं कर सकता उसका कोई नैतिक हनन नहीं होता? उसके लिए नैतिकता की कोई परिभाषा नहीं रख सकते आप? ऐसे बहुत से सवाल थे जो मेरे मन में लगातार हथौड़े की तरह बजते रहे, और हम ये देख रहे थे कि पुरुषों का भी शोषण हो रहा है।
मेरा लेखक मुझे बार बार इसकी तरफ ले जाता था, मैं अपनी आंख हटाना चाहती थी शुरू शुरू में, क्योंकि ये बड़ा अजीब सा विषय था, उसको एक्सेप्ट करना मुश्किल था। लेकिन मेरा लेखक उसे दायित्व के साथ अपने कंधे पर उठाने के लिए मुझे चुनौती दे रहा था। मैं स्त्री हूं, मैं ये सवाल कैसे उठा दूं? मैं ये लिखूंगी तो मेरे घर के लोग क्या कहेंगे, मैं ये कहूंगी तो मेरे परिचित क्या कहेंगे, मेरी सारी अब तक की छवि मिट्टी में मिल जाएगी। लेकिन इन सब के बावजूद अगर वो लेखक मिट्टी में मिल जाएगा, अगर उसकी चुनौती, उसके सरोकार मिट्टी में मिल जाएंगे, क्या ये मुझे कबूल हो सकता था? नहीं, ये कबूल नहीं हो सकता था। इसीलिए मैंने जीमेल एक्सप्रेस को लिखने का मन बनाया। ये अच्छी बात है कि मेरे घर के लोगों ने मेरा साथ दिया, न देते तो पता नहीं उस वक्त मैं क्या करती, लेकिन भीतर का लेखक धीरे धीरे स्ट्रांग हो रहा था, वो विद्रोह करने के लिए भी तैयार हो रहा था। मैं नहीं जानती मेरे पास कितना समय है, क्योंकि मैंने देर से शुरुआत की है, तो अगर मुझे थोड़ा समय और देंगे तो मैं कुछ बातचीत और करना चाहूंगी। तो अगर मेरा समय हो जाए तो आप मुझे एक नोट लिख कर दे सकते हैं, मैं वाइंड अप कर लूंगी, उसमें ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन हाँ, तो उस तरह की जिंदगी और जारी रखिए महोदया, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत बहुत आभार आपका, क्योंकि ऐसा भी वक्त कब होता है। देखिए, मैं आज अपने बिल्कुल मन में बैठी, मन के साथ बात कर रही हूँ, और आप लोग इतने करीब मालूम पड़ रहे हैं मुझे कि मुझे लग रहा है कि आपको सुनना बहुत सुखद है हम सभी के लिए। आप जारी रखिए, हम लोग तो ये चाह रहे हैं कि आप बोलती ही जाएं, तो फिर भी समय की सीमा तो होती है। सही कह रही हैं आप जी, आप जारी। बहुत 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 धन्यवाद आदरणीय जयशंकर जी इस बात के लिए। मैं इत्मीनान से, क्योंकि बीच में ना मैं खुद महसूस कर रही थी कि मेरी रफ्तार तेज हो रही है बोलने की, जबकि कुछ बातें बड़ी संवेदनशील होती, और उन्हें कई बार तो ऐसा होता है ना कि आप शब्दों के बिना ज्यादा अच्छा कह पाते हैं। ब्लैंक्स जो होते हैं ना, कई बार वो ज्यादा अच्छा बोलते हैं, और तब आपको ये महसूस होता है कि ये ब्लैंक्स जो है, ये ब्लैंक स्पेस आपको कहानी में और उपन्यास में और ज्यादा मिल जाते हैं। इसलिए धीरे धीरे फिर अब जो वो मेरी यात्रा थी, वो डायरी, पत्र, कहानी और संस्मरण, और अब होते होते इस पर पहुंच गई कि जो उपन्यास के दायरे में आ रही है, और उन विषयों को उठाना जो विषय बिल्कुल अलग किस्म के होते हैं। अब ये विषय बिल्कुल अलग था, लोगों ने बार बार, अब देखिए सब तरह के लोग थे, कई लोगों ने मुझे मेरे मैसेंजर बॉक्स में लिखा कि मैंने आपका ये उपन्यास पढ़ा। कई पुरुषों ने ये तक लिखा कि ये तो मेरी जिंदगी का हिस्सा था, आपने कैसे जान लिया? इस पर तो मैंने कभी किसी से बात ही नहीं की थी, आपको कैसे पता चल गया? तो मुझे सुख लगा। सुख इसलिए लगा कि एक स्वानुभूति, एम्पथाइज करना, मुझे ऐसा लगा कि जैसे कभी कोई मेरे दर्द को महसूस कर लेता है तो मुझे इससे ही बड़ी सुकून मिल जाता है। आप मेरे लिए कुछ ना कर सकें। कई बार होता है हम डॉक्टर के पास जाते हैं और अपनी बीमारी उससे कह देते हैं, आधा दर्द वहीं कम हो जाता है। तो कुछ वैसा ही एहसास मुझे भी लगा कि जो हम जी रहे हैं, जिस पीड़ा से हम गुजर रहे हैं, उस पीड़ा को कोई समझ रहा है, उस दर्द को कोई जान रहा है, उसको कोई आंक रहा है। मेरी उस आह को किए बिना ही कोई उसके भीतर को छू पा रहा है। तो वो एहसास, बल्कि मैं आपको बताऊं कि एक पाठक ने मुझे लिखा, बड़े खुले मंच पर लिखा, मेरा ये उपन्यास मातृभारती पर भी आ गया था, और उसके जरिए एक पाठक ने वहां खुले मंच पर अपनी टिप्पणी दर्ज की और कहा कि आपका उपन्यास पढ़कर मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं आज ये कह सकता हूँ कि मैं इस तकलीफ से गुजरा हूँ। जिस शोषण की बात आपने उपन्यास में उठाई है, मैं उस शोषण का शिकार हुआ हूँ। आज मैं इस जगह इस बात को लिख सकता हूँ, रख सकता हूँ। वो टिप्पणी आपको आज भी मिलेगी वहां पर। अगर एक व्यक्ति, मेरा उपन्यास उस व्यक्ति को एक तो मलहम लगा सकता है, दूसरा उसके भीतर ये भाव जगा सकता है कि वो शोषित है, उसने शोषण नहीं किया, वो छला गया है, उसने नहीं छला, उसे नजर झुकाने की जरूरत नहीं है। वो दुनिया के सामने खड़ा होकर ये कह सकता है, इसमें उसका कोई कसूर नहीं है कि उसके साथ ये दुर्घटना घटी। वैसे ही जैसे एक लड़की जब उसका बलात्कार हो जाता है, वो तो नजर नीची करके और फब्तियां सुनती हुई निकलती है, लेकिन जो बलात्कार करता है उसको कोई कुछ नहीं कहता, उसके लिए कोई एक शब्द नहीं बोलता, और वो चौड़े से समाज में रहता है और अपना घर भी बसाता है, अपने सारे सुख जीता है। तो उस समय मुझे ऐसा लगा कि शायद
एक बलात्कार की पीड़ा से जो लड़की गुजरती है, लड़के की भी उस पीड़ा को एक औरत होकर के मैंने समझा और दुनिया के सामने रखा। उसके भीतर एक कॉन्फिडेंस दिया कि वो पब्लिकली अपने उस तकलीफ को, उस दर्द को स्वीकार कर सके। आखिर तभी तो आप उसका इलाज करेंगे ना। कैसे करेंगे जब तक आपको यही नहीं पता चलेगा कि आप एक तकलीफ से गुजर रहे हैं, तो आपको दवा कैसे दी जाएगी। तो इसलिए यह बड़ा जरूरी था कि हम उसको रेखांकित करते। मगर जहां इस तरह की टिप्पणियां आई, वहीं इस तरह की भी टिप्पणियां आई कि जहां लोगों ने ये जानना चाहा कि मैं ये कबूल करूं कि मैं इसका एक हिस्सा हूं, ये मेरे साथ गुजरा है। ऐसा जरूरी नहीं होता। अगर ऐसा होता कि ये मेरे साथ गुजरा होता, तो मैं आपको दावे से कहती हूँ कि मैं उसे स्वीकार करने में देर नहीं लगाती। क्योंकि मैंने आपको बताया कि और कुछ हो ना हो, ईमानदारी मेरी पहली शर्त है। मेरी आचार संहिता में पहली शर्त है ईमानदारी। जो आप सबके सामने कबूल ना कर सके वही पाप है, वही गलत है। और सही गलत की कोई परिभाषा मुझे ठीक ठीक नहीं मिल पाती। तो जो लोगों का एक ये सवाल है कि ये आपकी जिंदगी से जुड़ा है, इसमें आप कहाँ हैं। अगर बहुत सारी महिलाओं ने अपनी आत्मकथाएं लिखी, उसमें अपने बहुत सारे प्रेम प्रसंग भी लिखे, बहुत कुछ। मैं नहीं जानती कि वो कितना जरूरी है, कितना नहीं जरूरी है। सबकी जिंदगी के अपने कुछ पन्ने होते हैं, अपना एक एकांत होता है। उस एकांत में वो अपने भीतर की बहुत सारी चीजों को व्यक्त करता है, वो सारे समाज के लिए नहीं होती। तो एक संपादक होना भी बड़ा जरूरी होता है एक लेखक के लिए, और महिला लेखक के लिए तो खास करके बड़ा जरूरी होता है कि उसका संपादक वो बताए कि उसे क्या नहीं कहना है। क्या कहना है ये तो हम जानते हैं, लेकिन क्या नहीं कहना है ये भी एक बहुत जरूरी और बड़ी महत्वपूर्ण बात होती है, जिसे हम अक्सर चूक जाते हैं। तो महिला लेखक होने के नाते इस ओर सजग होना मेरी दृष्टि ने हमेशा मुझे सजग रखा कि मुझे क्या लिखना नहीं है, मुझे कितना लिखना है। और कई बार यूं होता है ना कि आपको हर चीज जो है ना वो शब्दशः खोलने की जरूरत नहीं है। तो अब जब ये जीमेल एक्सप्रेस मेरा उपन्यास छपने को जा रहा था, तो मुझसे किसी ने पूछा कि आप ये दे रही हैं, इसमें तो कुछ दृश्य और ये और वो सोचा था हमने। तो मैंने कहा कि नहीं, अगर उन दृश्यों के बिना मेरा काम चल सकता है, मेरे पाठक अगर उन दृश्यों को थोड़े में समझ सकते हैं, तो मुझे उसे बिल्कुल ही बेपर्दा करने की जरूरत नहीं है। उससे उसकी ब्यूटी खत्म होती है। आप यकीन कीजिए, हमारे साथ के कई ऐसे यहाँ साथी श्रोता जुड़े हुए हैं जो कि जानते हैं कि हमारे जमाने की जो फिल्में थी, उसमें किताबें हाथ से छूट गईं और हीरो और हीरोइन ने किताबों को उठाते हुए एक दूसरे के हाथ का स्पर्श कर लिया। वो जो भीतर स्पंदन पैदा करता था, वो आजकल के जो बड़े बड़े लिप किसिंग सीन्स होते हैं वो भी स्पंदन पैदा नहीं कर सकते। क्योंकि जब पर्दे में आप कहीं होते हैं तो उत्सुकता रहती है, तो जिज्ञासा रहती। लेकिन जब आप बिल्कुल ही बेनकाब कर देते हैं, बेपर्द हो जाते हैं, तो फिर वो जिज्ञासा, वो स्पंदन, वो गुदगुदाहट और वो जो एक संवेदनशीलता है वो खत्म होने लग जाती है। तो वो भी बड़ी जरूरी शर्त है कि जब आप लिखते हैं तो आपके भीतर वो संयम भी होना चाहिए। एक संयम जो स्त्री की जिंदगी की जरूरी शर्त है, जिसे मैंने कहा कि पैरों से चादर ना उघड़ जाए, वो आपके लेखन में भी जरूरी है कि वो चादर नहीं उघड़े। हालांकि जो बात आप कहना चाहते हैं वहां समझौता भी नहीं होना चाहिए। बिल्कुल आप सही कह रही हैं सुनीता जी कि जब दो गुलाब के फूल एक दूसरे को झूमकर आपस में मिलते थे और हम ये समझ जाते थे कि पीछे का दृश्य क्या होगा, उनकी संवेदनाएं क्या रही होंगी हीरो हीरोइन के, तो वो बिल्कुल वही मैं भी महसूस करती हूँ। तो वहां मेरी कविता मुझे सहायता करती। तो मैंने जीमेल एक्सप्रेस में कुछ ऐसे कवितात्मक बिंब जरूर दिए हैं, क्योंकि वो उस जगह की दरकार थी, वो उसकी मांग थी, और मैं ऐसा नहीं कर सकती थी कि मैं उससे किनारा करके निकल जाती। तो उसको जरूर मैंने बताया, लेकिन उसके लिए मुझे शब्दों के साथ बलात्कार करने की जरूरत नहीं महसूस होती थी। मुझे नहीं लगता था कि मैं अपने उपन्यास को बिकाऊ बना दूं, मैं उस तकलीफ को बिकाऊ बना दूं जिसके लिए कि मैंने उस उपन्यास को रचा है। मेरे सारे किरदार जो उस समय रचे थे वो पूरे परिपक्व होकर के मेरे सामने खड़े थे और मुझसे सवाल पूछते थे। मैं उनका जवाब दे नहीं पाती थी और वही मुझे सवाल करते थे और मैं कहती थी ये मेरी जिंदगी का हिस्सा नहीं है, मैं इनका जवाब नहीं दे सकती हूँ। कई कई रातों की नींदें उड़ जाती और फिर मुझे सुबह अगले दिन सब कुछ, घर का, किचन का काम, ऑफिस का काम, छुट्टी कितनी लेनी है वो भी सीमित है, घर की दूसरी जिम्मेदारियां हैं, बच्चों की एक्सपेक्टेशन, उन सब के साथ होती। देखिए उनको छोड़कर तो जीना नहीं हुआ ना।
अगर आपने सोचा कि आप अक्सर ऐसा हुआ है कि जो हमारी लेखिकाएं हैं, मैंने कहा ना, उनका परिवार बिखर गया, टूट गया, उदासीन रहा, संबंध जो है वो शिथिल हो गए, तो फिर किसी एक मोर्चे पर तो कहीं ना कहीं टूटन आ गई, दरार आ गई। मैं ये चाहती थी, अब तक जो मैं करती आई हूँ, आगे का भी यही बना रहे कि मैं एक समाज को साथ लेकर चलूं। इसीलिए मैंने टूटने की बात कभी नहीं करनी चाहिए, मैंने जुड़ने की बात करनी चाहिए, और इस तरह की चीजें रखना चाहिए जो कि अलग किस्म की तो हो, लेकिन समाज को या उसको तोड़ने की बात हम नहीं कर सकें। तो मुझे ध्यान आता है कि मेरी एक कहानी थी, वो भी उस समय की अलग तरह की कहानी थी। आज तो हम लोग आभासी दुनिया के तकनीकों से काफी रूबरू हो चुके हैं और हमारे लिए वो इतना नया संसार नहीं रहा। लेकिन मैंने जब वो लिखी थी कहानी, हरदम साथ.com, कुछ एक कोर्स में भी लगी हुई है, यूनिवर्सिटीज में, बीए के कोर्स में। तो उस समय मैंने उस कहानी को ऐसे गढ़ा था कि भाई एक पात्र जो है, उसका पिता गुजर गया और उसका प्रेम विवाह हुआ है, और बेटी ये, मतलब उसकी पत्नी ये कहती है कि जितना मैं समझती हूँ कि इस व्यक्ति को टूट जाना चाहिए था। मैं इतना डरती थी कि जब पिताजी गुजर जाएंगे, वो मरने की स्थिति में है, वो अंतिम दौर पर हैं, तो ये कैसे अपने आप को संभालेगा। लेकिन उसने तो अपने आप को बहुत अच्छी तरह संभाल लिया। तो उसको बड़ी हैरानी होती है, और एक दिन वो जब वो देखती है कि वो, अब यहाँ तक कि वो मुझ पे भी इतना समय नहीं लगा था, तो वो एक दिन महसूस करती है कि वो कंप्यूटर पर बैठा हुआ एक लड़की से, खूबसूरत लड़की से चैट कर रहा है, बड़ी रोमांटिक चैट चल रही है। तो वो पूछती है, वो एकदम हड़बड़ा जाती है। तो ये आहट सुनता है तो देखता है, अरे तुम यहाँ आओ बैठो। तो कहती है, देखो कितना दुस्साहस है इसके अंदर, कि अपनी प्रेमिका से बात कर रहा है, एक विवाहेतर संबंध को जी रहा है, और मुझे कहता है साथ बैठो। तो बड़ी अजीब सी मनस्थिति में वहां बैठ जाती है। तो वो पूछता है, कहता है, ये जो लड़की तुम देख रही हो, इसको पहचानती हो? कहती है, हद हो गई, अब ये भी सवाल कि यानी कोई मेरी परिचित है जिसके साथ ये बैठा है। तो जब वो देखता है उसको हैरान, तो कहता है कि हैरान मत हो, मैं तुम्हें दिखाता हूँ, ये तुम्हारी तस्वीर है, ये तुम हो जो कॉलेज में हुआ करती थी। और वो उसकी पुरानी फोटो निकालता है और दिखाता है, ये कॉलेज की तस्वीर है, इसमें मैंने इसके बाल फोटोशॉप में जाकर के घुंघराले कर दिए हैं, ब्राउन कर दिए हैं, आंखों का कलर ब्लू कर दिया है, और तुम्हारे चेहरे को थोड़ा और फेयर और क्लीन कर दिया। तो ये तुम ही तो हो, तुम हर रोज जो मुझसे इतनी शिकायत करती हो, ये शिकायत नहीं करती। और एक मैंने ऐसी वो साइट डेवलप की है, एक ऐसा ऐप तैयार किया है जो मेरे साथ हमेशा रहेगा। जैसे पिताजी आज नहीं होने के बावजूद मेरे सवालों के जवाब देते हैं, मैं उनसे आज भी बात करता हूँ। और वहां ला करके मैं उस कहानी को छोड़ती हूँ, और मैं कहती हूँ कि भाई एक लड़की जो कि शायद उम्र के साथ बूढ़ी भी होती है, बीमार भी होती है, खींचती भी है, गुस्सा भी करती है, वहां किसी भी तरह से ये जो हमारा पात्र है वो उसके साथ साझा नहीं करता, और वो एक ऐसी आभासी दुनिया को जीना चाहता है जहां कभी कोई बूढ़ा नहीं होगा, कभी कोई बीमार नहीं होगा, कभी किसी को गुस्सा नहीं आएगा, एक अलग सी दुनिया, एक आभासी दुनिया। तो उस समय मैंने वो कहानी लिखी थी, वो बहुत पुरानी कहानी है, और मुझे लगता है कि उस समय तो कंप्यूटर भी बहुत ज्यादा नहीं आया था उस दौर में, जबकि फेसबुक नया नया शुरू हुआ था, उस समय मैंने ये कहानी लिखी थी, हरदम साथ.com नई दुनिया में छपी थी, और कई पत्र मेरे पास उस समय भी आए जिन्होंने कि इसको अलग तरीके से देखा और दर्ज किया। तो इस तरह की जो कहानियां जो अलग दुनिया से सरोकार रखती हैं, उनको अलग तरीके से लिया जाना चाहिए। अब जैसे मेरी एक कहानी थी, गहरे तालाब की विरासत, उसमें मैंने एक नया थॉट रखा कि जिस तरीके से आप लोन लेने जाते हैं, और आप लोन लेते हैं तो कोई ना कोई चीज मॉर्गेज करते हैं, पर एक ऐसा बूढ़ा आदमी जिसका बेटा विदेश में जाके बस गया है, और आपके जैसे मतलब किसी यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर है, आज वो अकेला हो गया जीवन के सांध्य बेला में, और बीमार है, तो उसको इलाज के लिए भी पैसे नहीं है। तो वो लड़की जो उसके बेटे से कभी प्रेम किया करती थी, वो उसके घर आती है, और वो जानती है कि इतना खुददार व्यक्ति है कि ये पैसे नहीं लेगा मुझसे, तो मैं इनको किस तरह से इनका इलाज कराऊं। तो वो एक वहां मैंने एक आइडिया नया फ्लोट करने की कोशिश की, और मैंने किया कि वो कहती है कि आपकी जो ये लाइब्रेरी है, मैंने इस लाइब्रेरी को मॉर्गेज किया है, और इसके बदले में मैं उधार लेकर के आई हूँ, और आपको ये लाइब्रेरी कहीं नहीं देनी है, आप जब पैसा चुका सकें चुका दीजिएगा, ये लाइब्रेरी भी यहीं रहेगी, सिर्फ इसके कागज जो है वो मैंने उधार पर रख दिए हैं, और आपके लिए लोन लेकर के आई। तो इस कहानी को पढ़ने के बाद, ये वागर्थ में छपी, और इसको पढ़ने के बाद बिहार से खास करके और बहुत से पत्र और फोन आए, लेकिन एक फोन का जिक्र करना चाहती हूँ। उनका किसी का फोन आया और उसने कहा कि मेरी पत्नी से बात कीजिए, वो आपकी कहानी पढ़ने के बाद रो रही है।
तो जब मैंने उनसे बात की, उनका नाम भी सुनीता ही था, यहाँ सुनीता भी मुझसे जुड़ी हुई हैं, तो उन्होंने कहा, सुनीता ने, कि देखिए आपकी लाइब्रेरी के लिए तो आपको एक ऐसा व्यक्ति मिला जिसको आप अपना विरासत सौंप के जा सकें उस कहानी में, लेकिन हम अपनी किताबों की विरासत किसे सौंपेंगे? हमारे 2 बच्चे हैं, दोनों विदेशों में जाकर के सेटल हो चुके हैं। तो ये कहानी स्त्री लेखन के दायरे में कहीं आती हो, वो सिर्फ उस संवेदना के आधार पर तो कह सकते हैं, लेकिन उस तरह से नहीं, बल्कि इसका एक अलग व्यापक फलक है जो जिसको कोई पुरुष भी लिख सकता था। तो मुझे नहीं लगता कि इसे हम उस खांचे में जोड़ करके रखें। तो ऐसी कई चीजें हैं जो कि इस क्रम में आती रहीं, और डायरियों की भी एक बात करना चाहूंगी, जो कि अलग तरह की थी और जिसको चुना गया था। जब मैं तकनीकी उसकी बात करती हूँ तो मुझे लगता है कि मैं जब डायरियां लिखती थी तो उस वक्त कहीं नहीं छपती थी, लेकिन मैं भेजती ही नहीं थी, क्योंकि मुझे वो लगता था बहुत निजी है। लेकिन फिर लेखक का कुछ निजी होता नहीं है। लेखक, मैंने कहा ना, वो लिखता है तो वो पहले ही समझ लेता है कि उसको संपादन कहाँ करना है। एक बार लिख देता है तो वो लोकार्पित होने के लिए होती है, लोक को अर्पित हो जाती है। तो वो धीरे धीरे आप समझ के लिखें और उस चीज को लिखें कि वो लोकार्पित की जा सके। तो नई धारा के संपादक शिव नारायण जी, बड़े ही संवेदनशील व्यक्ति, उन्होंने मेरी बहुत सारे डायरी अंश अपने उसमें छापे, लगातार छापे और बड़े पसंद किए जाते रहे। तो उसमें एक मेरी, मतलब यूं तो लगातार छपते थे, बहुत कुछ छपता था, लेकिन एक खास अंक का मैं जिक्र करना चाहूंगी जिसके अंदर की मेरी ई मुलाकात एक थी, जिसके अंदर की, वो भी बड़े उस समय की बात थी जिस समय, आज के लिए आभासी दुनिया में हम मिलने लगे हैं, वरना उस वक्त ऐसा नहीं था। तो हमारे स्कूल के साथी ने, एक हरीश नाम के हमारे मित्र ने, जो स्कूल में हम सब साथ पढ़ते थे, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडियम से जो हम लोगों को सबको जोड़ा, हमारे स्कूल के दोस्तों को जोड़ा, सबका प्रोफाइल निकाल करके दिया, और किस तरीके से एक वेन्यू डिसाइड किया, एक टाइम डिसाइड किया, और हम लोग उस जगह पहुंच करके एक म्यूजिक के साथ, बाकायदा पीछे एक म्यूजिक चल रहा है, एक खूबसूरत सी तस्वीर आ रही है जब हम उसमें बैठे हैं, और उसके बाद हम एक दूसरे से मिल रहे हैं, और चैट पर हम एक दूसरे से मिल रहे हैं, अरे तुम इतने दिनों बाद, अरे तुम इतने दिनों बाद, तुम क्या कर रहे हो, और सबकी हमारे पास प्रोफाइल आई हुई है ताकि हम किसी से अपरिचित नहीं महसूस करें। तो वो जो एक मुलाकात थी, वो बड़ी खूबसूरत मुलाकात थी, मेरे लिए भी अद्भुत थी। लेकिन हाँ, मैंने उसको लिख दिया। ऐसा नहीं था कि उसका श्रेय मुझे जाता है, उसका श्रेय हरीश को जाता है जिन्होंने इसको ऑर्गेनाइज किया और हमें जोड़ा। लेकिन उसको लिखा, लिपिबद्ध किया और उसे छापा शिव नारायण जी ने अपनी पत्रिका में, जिसके माध्यम से कई लोग उसके साक्षी बने, और उन्होंने कहा कि अपने आप में एक अनूठा अनुभव था। तो ये अनुभव, जैसे मैं कहती हूँ, इस तरह का अनुभव, ये जरूरी नहीं है कि इसे महिला लेखन से जोड़ करके रखा जाए। तो एक, मतलब जो महिला लेखन के नाम से लोगों को अक्सर आपत्ति होती है, तो मैं उस आपत्ति को दर्ज करते हुए भी और उसके साथ होते हुए भी दोनों को लेकर के चलना चाहती हूँ। और मुझे लगता है कि हमें जेंडर बायस्ड नहीं होना चाहिए। जब हम लिख रहे होते हैं तो हमें कंटेंट बायस्ड होना चाहिए। हम किस कंटेंट पे बात, हम कहना क्या चाह रहे हैं। जब हम ये कहते हैं ना कि एक और ब्रेन एंड ब्यूटी टुगेदर, तो वो मुझे लगता नहीं, वाई ब्यूटी, क्यों हम ब्यूटी की बात करते हैं, हम सूरत की बात ही क्यों करते हैं, हम एक व्यक्ति की बात क्यों नहीं करते, हम औरत की बात क्यों करते हैं, हम देह की बात क्यों करते हैं, हम कंटेंट की बात क्यों नहीं करते। तो ये वैसा ही है जैसे कि हमने बहुत अच्छे कपड़े पहने, लेकिन व्यक्ति भीतर से कैसा है, तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपकी जो अंतरात्मा है, आपके भीतर का जो व्यक्तित्व है, आपकी जो अपनी पहचान है, आपकी जो अपनी अस्मिता है, वो कहीं बहुत बड़ी है, और वो, उसे आप किसी भी दायरे में महदूद करके, बांध करके नहीं रख सकते हैं। तो मैं यहाँ अपनी रचना की कुछ पंक्तियों के साथ अपनी बात को विराम देना चाहूंगी। सफर बहुत लंबा रहा था, लेकिन उसको मैं यहीं पर रोकना चाहती हूँ, और मैं चाहती हूँ कहना कि तुम कहाँ कहाँ बांधोगे मुझे, मैं चिड़िया हूँ आकाश हो जाऊंगी, मैं चिड़िया हूँ आकाश हो जाऊंगी, मैं मछली हूँ उमड़ उमड़ बाढ़ हो जाऊंगी, सुवासित कविता हूँ मैं, बिखर जाऊंगी फजाओं में, बंधूंगी नहीं, मरूंगी नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद महोदया, इस अद्भुत व्याख्यान के लिए। आप सभी जनों को मालूम है कि ये व्याख्यान, ये जो वक्तव्य के रूप में प्रस्तुत किया, अलका सिन्हा जी जो प्रसिद्ध लेखिका हैं और जो कवयित्री हैं, कथाकार हैं, आपने अपनी रचना यात्रा के बारे में तफसील से, तो खैर तफसील से बात करने के लिए बहुत वक्त चाहिए, फिर भी आपने इतने मनमोहक ढंग से सरस सरल प्रांजल प्रवाहपूर्ण मार्मिक
ढंग से, लालित्यपूर्ण ढंग से, जिसमें कविता और कथा का जो पुट आपने समाविष्ट किया, जिसमें बतरस का पूरा ये लग रहा था कि हम आपको लगातार सुनते जाएं। चैट बॉक्स में तमाम इस तरह की प्रविष्टियां हुई हैं, जिसमें तमाम संस्मरण हैं, इसके तमाम स्केचेज हैं, जिसमें गांव भी है, नगर भी है, महानगर भी है। तो ये बड़ा मूल्यवान वक्तव्य आपका हुआ है। इस हेतु आयोजक मंडल आपके प्रति हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापित करता है। और अब संवाद सत्र के लिए समय तो शेष नहीं है, पर मैं चाहूँगा कि अगर सूत्र रूप में कुछ सवाल हों तो उन्हें 5 मिनट में लिया जा सकता है। तो मैं आप सभी से ये अनुरोध करूंगा कि अगर आप एक पंक्ति में कोई प्रश्न इस तरह से पूछेंगे जो इसमें कम जवाब देना पड़ेगा तो अच्छा होगा। तो आप माइक्रोफोन ऑन करके बात कर सकते हैं आज की मुख्य वक्ता वरिष्ठ साहित्यकार अलका सिन्हा जी से। धन्यवाद डॉक्टर तिवारी जी, नमस्कार। मंजुनाथ जी नमस्कार। आयोजक मंडल को बहुत बहुत जी आभार और प्रणाम। अलका जी नमस्ते। मैं सुनील कुमार शुक्ल, बांदा, उत्तर प्रदेश से। एक पंक्ति में तो बात नहीं हो पाएगी तिवारी जी, क्योंकि आपकी जो यात्रा रही है, साहित्य यात्रा, इसने बहुत कुछ रेखांकित किया है। तो मैं क्षमा चाहूंगा, 2 मिनट हो सकता है ले लूं मैं। एक तो आपने 3 बातें रेखांकित की अपने व्याख्यान में, और बड़ी अच्छी बातें, महत्वपूर्ण बातें हैं। पहली बात तो ये कि किसी भी साहित्य को खांचे में नहीं रखना चाहिए, और ये बात मैंने 2003 में जब यशपाल और भगवती चरण वर्मा की जयंतियां चल रही थी, उनका मतलब 100 वर्ष के बाद वाली जो जयंतियां होती हैं, शतकी जयंतियां, तो उसमें एक संगोष्ठी में मैंने बात कही थी। और यशपाल जी का एक निबंध संग्रह है जिसके आवरण पर उन्होंने लिखा था, ज्यों केले के पात में पात पात में पात, त्यों सज्जनन की बात में बात बात में बात। बहुत सुंदर। तो इसके द्वारा ये कहा जा सकता है कि यदि आप किसी भी साहित्य की श्रेणी को या किसी साहित्यकार को किसी खांचे में डाल देते हैं तो फिर वो बहुत संकुचित दृष्टिकोण हो जाता है, और जो साहित्य का उद्देश्य है, साहित्य का जो मर्म है, वो अधूरा रह जाता है। तो ये आपने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही कि साहित्य को खांचे में नहीं रखना चाहिए। दूसरी बात जो आपने कही कि ऐसा लिखा जाना चाहिए जो सबके साथ शेयर किया जा सके, सबके साथ, सबके सामने परोसा जा सके। बिल्कुल सही बात है। अन्यथा मैं तो व्यक्तिगत रूप में यही मानता हूं कि हम उसको साहित्य कह ही नहीं सकते जो हम सबके साथ में बांट ना सके, या सब कोई उसको, उसका आस्वादन न कर सके, या हमको लज्जा लगे वैसा कुछ कहते हुए। तीसरी बात आपने जो महत्वपूर्ण बात कही है वो है परिवार के साथ सामंजस्य बना करके अपने कार्य व्यापार को जारी रखना। ये भी बड़ी महत्वपूर्ण बात है। अब इन तीनों बातों के बाद में बस एक छोटा सा प्रश्न है मेरा कि जब मृदुला सिन्हा जी ने आपके उपन्यास जीमेल एक्सप्रेस का लोकार्पण किया, अब तो वे नहीं है इस दुनिया में। अब चूंकि उस कार्यक्रम के बारे में मुझे उससे जुड़ने का या उसको जानने का अवसर नहीं मिला था, तो मेरी एक जिज्ञासा है कि मृदुला सिन्हा जी की टिप्पणी क्या थी आपके उस लोकार्पण समारोह में। बस यही एक मेरा प्रश्न है। और आपको बहुत बहुत धन्यवाद आपके इस बड़े अच्छे व्याख्यान के लिए। धन्यवाद, नमस्ते। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर साहब, डॉक्टर सुनील जी। आपने बहुत ही अच्छे तरीके से, मतलब एक तरह से पूरा सार कह दिया। और मैं बहुत संक्षेप में करते हुए अगर मैं कहूँ तो मृदुला सिन्हा जी ने ये कहा कि आज का ये उपन्यास जो मैं यहाँ लोकार्पण करने के लिए आई हूँ, उसको मैं अपने कई मित्रों के साथ बांटती हुई आई हूँ, उन्हें ये बताती हुई आई हूँ कि तुम जो ये सोचती हो कि बेटे की माँ हो तो बड़ी सुरक्षित हो, ये ऐसा नहीं है।
ये चिंता सिर्फ बेटी की माँ की है कि वो अपने बच्चे की को सही परवरिश दे और उसकी रक्षा करे, उसके साथ कुछ अनहोनी ना हो जाए, इसके लिए चिंतित हो। ये चिंता सिर्फ उस माँ की नहीं है जिसकी बेटियां हैं। मैं उन्हें ये सजग करती हुई आई हूँ कि नहीं, ऐसा बेटों के लिए भी है और बेटों की माँ को भी इसके लिए उतना ही सजग, उतना ही चिंतित होना पड़ेगा जितना एक बेटी की माँ हो। तो उन्होंने दिखाया बाकायदा, उसको मेरे पास उसकी सारी रिकॉर्डिंग है कि जिसमें उन्होंने कई जगह पे फ्लैप लगा रखे थे कि ये मैं आपको दिखा रही हूँ, जो मुझे प्रसंग बहुत जरूरी लगते हैं पढ़ने के लिए। लेकिन उनका अध्यक्ष थी वो, तो अंतिम वक्ता के रूप में वो कह रही थी, तो लंबा समय बीत चुका था और वही स्थिति हो गई थी जैसे आज हो गई है कि बहुत संक्षेप में कहना है। तो उन्होंने संक्षेप में इतना ही कहा कि मेरे पास इतने प्रसंग हैं जिनको मैंने फ्लैग किया हुआ है कि मैं दिखाती और उसकी चर्चा करती, मगर उसमें से कुछ की चर्चा हो चुकी है और कुछ अब समय इतना हो गया कि मैं उसे संक्षेप में इतना ही कहना चाहती हूँ कि ये वो चिंताएं हैं जो हर माँ के लिए बढ़ते हुए बच्चे के साथ जुड़ती हैं, न कि सिर्फ बेटी की माँ के लिए जुड़ती। ये उनका अगर बहुत सार में कहूँ तो ये था, इस तरह से था। बहुत खूब, धन्यवाद आपका। नमस्ते। धन्यवाद डॉक्टर शुक्ल जी। आपने आज मैडम के वक्तव्य को समराइज भी करने की कोशिश की। बहुत सारे सूत्र आपने अपने वक्तव्य में छोड़े हैं। मुझे लगता है कि इसे बहुत समराइज नहीं करना चाहिए और श्रोताओं के लिए छोड़ देना चाहिए कि वो इसको किस रूप में समझ पाए हैं, क्योंकि मेरा मानना है कि जब हम किसी के वक्तव्य को समराइज करते हैं तो कहीं ना कहीं उस वक्तव्य के साथ कुछ ऐसा भी करते हैं कि बहुत कुछ छूट जाता है। तो ये यूट्यूब पर भी हम अपलोड करेंगे, तो गंगा कावेरी व्याख्यानमाला के नाम से अगर आप सर्च करेंगे कोई, तो उसमें आप पा सकेंगे। अब इसी के साथ मैं अब अगला जो है कोई प्रश्न ना लेते हुए आपसे भी से क्षमा मांगते हुए, समय की सीमा को देखते हुए, लाल बहादुर शास्त्री महाविद्यालय गोंडा के हिंदी विभागाध्यक्ष गुरुवर डॉक्टर शैलेंद्र नाथ मिश्र सर को मैं सादर आमंत्रित करता हूं कि वो आयोजक मंडल की ओर से धन्यवाद ज्ञापन करके इस कार्यक्रम को समाहार की ओर ले चलें। डॉक्टर शैलेंद्र नाथ मिश्र सर। बहुत बहुत धन्यवाद जयशंकर जी। आज के वक्ता मैडम अलका सिन्हा जी को मेरा नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने गंगा कावेरी व्याख्यानमाला में अपने व्यस्ततम समय में से, आज भी उनकी व्यस्तता थी ही, लेकिन थोड़ी समय से पहुंच करके उन्होंने इसको जो है संपादन किया। इसके लिए आयोजक मंडल उनका आभारी है। आज के विषय के साथ आपने मैडम बहुत ही अच्छे ढंग से न्याय किया है। महिला लेखन की चुनौतियों को आपने अपनी चुनौतियों को स्वीकार करते हुए जिस तरीके से प्रारंभिक जीवन की यात्रा और उसके जो संघर्ष थे, जो आपका पारिवारिक माहौल था, वहां से ले करके और जितने भी क्षेत्रों में आपको आने जाने का और रहने का संघर्षों के कारण, परिस्थितियों के कारण जो भी अवसर मिला, उन सबको बड़ी संवेदनशीलता, ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ आपने यहाँ रखा है इस मंच पर। इस मंच के समस्त विद्वानों और शोधार्थियों और प्राध्यापकों के द्वारा उनके लिए भी मैं आपका जो है हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। मैडम, कई चीजें आपने ऐसी बताई हैं कि जो इस तरह के, जैसे भी शुक्ल जी ने बताया कि जो खांचे नहीं हो सकते हैं, उन पर मैं फिर दोबारा बात नहीं करूंगा, लेकिन आपकी एक कविता के द्वारा ही मैं अपनी बात समापन करना चाहता हूं, जो आपकी ही कविता है और इस विषय पर लिखा है आपने, जो महिला लेखन की चुनौतियां हैं, और उसको आपने एक समाधान दिया है। जैसे ये जो देख रहे हो, मेरी हथेली पर इसे मिट्टी न समझना, या अब लोरियां सुनकर सोया नहीं जा सकता। इसी क्रम में आपने एक कविता लिखी हम दोनों, क्योंकि महिला लेखन और पुरुष लेखन का जो पक्ष आता है वो स्त्री और पुरुष को लेकर के आता है, उसमें और कोई चीज रहती नहीं है। धर्म, भाषा, भूगोल से अलग पुरुष और स्त्री के अतिरिक्त मुझे लगता है कि इस विमर्श में और आना भी नहीं चाहिए कुछ, और उनका जो परिपक्व रूप होता है वो पत्नी का ही होता है। तो ऐसे में ये जो कविता है, ये इस संघर्ष को लेकर के एक अंतिम कविता जैसी मुझे लगती है, मैं रखना चाहता हूँ। एकदम समय बहुत ज्यादा हो गया है। हम दोनों ही जिंदगी के संघर्ष में जूझते रहे पूरी निष्ठा के साथ। तुमने भी फतह कर डाले कितने ही किले, मैंने भी हासिल की कितनी ही उपलब्धियां, फिर भी एक बुनियादी फर्क बना ही रहा हम दोनों के बीच। तुम्हें अच्छी लगती है अखबार खोलकर चाय की चुस्कियों के साथ राजनीति और राजनेता पर धुआंधार बहस तो मैं भी कर सकती हूँ बहुत अच्छी, मगर नहीं करती
लेकिन इस सारे संघर्ष के बीच भी मैं चिंतित रही हूँ बच्चों की पढ़ाई और इम्तिहान को लेकर, बढ़ते बच्चों की सोहबत और टीवी प्रोग्राम में उनकी बढ़ती हिस्से दिलचस्पी को लेकर। सोचती हूँ क्यों ना हम थोड़ा थोड़ा सा बदल जाएं, सोचती हूँ क्यों ना हम थोड़ा थोड़ा सा बदल जाएं, बांट लें एक दूसरे को। वैसे भी प्रिय, एक रथ के ही हम पहिए हैं दो, आओ मिलकर साथ चलें। ये अंतिम जो निष्कर्ष आपने दिया है, आओ मिलकर साथ चलें, मुझे लगता है आज के इस आभासी मंच पर आपके इस व्याख्यान का इस विषय को लेकर के जो पूरी दुनिया का विषय है, जो सिमोन द बोवियार से चल करके और आप तक पहुंचा है, इस पूरे प्रक्रिया को आपने एक ऐसा समाधान दिया है जिसको हम भारतीय निष्कर्ष या निष्पत्ति कह सकते हैं पूरे समाधान का। इसके लिए भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके अन्य जो विधाएं हैं, जो डायरी है या जो आपने संस्मरण लिखे हैं या जो आपका gmail.com जो आपका उपन्यास है एक अलग विषय पर, जिसपे हमें लगता है सुरेंद्र वर्मा जी के अलावा बहुत कम लोगों ने लिखा है, एक किताब उनकी केवल प्रकाशित है इस विषय पर। तो ऐसे में बहुत सारी उपलब्धियां इससे जुड़ी हुई हैं। मुझे तो सबसे ईमानदार जो चीज लगी आपके पूरे लेखन में वो है कि आपके पूरे संघर्ष यात्रा को आपके पुस्तकों के शीर्षक ही ध्वनित कर देते हैं। केवल शीर्षकों के मर्म को अगर समझ लिया जाए तो आपके पूरे लेखन यात्रा को समझा जा सकता है। इन्हीं शब्दों के साथ आज मैं आभासी मंच को उपस्थित समस्त विद्वानों का और आदरणीय मैडम अलका सिन्हा जी का, जिन्होंने अपना व्यस्ततम समय निकाल करके इस आभासी मंच को दिया है, और आयोजक मंडल को कि उन्होंने लगातार संपर्क करके मैडम से समय लिया, इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भी आप सभी का बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद करती हूँ। और आदरणीय मिश्र जी ने जो अभी मेरी कविता पढ़ी, वो बड़ा सुखद होता है जब किसी और की जबान से आप अपनी रचना सुनते हैं, तो सचमुच में लगता है कि मेरी यात्रा पूरी हो गई मुझसे और आगे तक चली जाती है, तो वो बहुत ही सुखद होती है। तो इस मंच पर आना, आदरणीय शुक्ल जी ने जितने अच्छी तरह से सार तत्व में रख दी चीजों को, और जयशंकर जी ने और मंजूनाथ जी ने जो अवसर दिया, इस पूरे मंच पर हमारे जो साथी हमसे लगातार जुड़े रहे, सुनीता जी और छाया जी और बहुत से कुछ कुछ नाम जाते रहे आते रहे, उन्हें मैं बाद में पढ़ती हूँ। मैं आप सभी का हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, नमन करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, कृतज्ञता ज्ञापन हेतु। तो इसी के साथ आज के इस 55वें व्याख्यान के समापन की घोषणा की जाती है। अगले शनिवार हम पुनः आपसे मिलेंगे। आप सभी को प्रणाम, बहुत बहुत आभार।